जी। गुड गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। मेरी आवाज आ रही है? प्लीज कंफर्म करो। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आज के सेशन में स्वागत है। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये महा 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 मैराथन टाइप, क्योंकि इसके अंदर हम लोग सारी कवरेज करने वाले हैं फास्ट ट्रैक क्लासेस में। और हम लोग ये यूट्यूब पे रखने वाले हैं ये वीडियो। ठीक है। और फिलहाल ये मई और जून के लिए है, जो बच्चे मई और जून में दे रहे हैं। बट सितंबर वाले बच्चे और इनफैक्ट दिसंबर वाले बच्चे भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की जो वीडियो है मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, ये है बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो हमारा इनकम टैक्स में जो पहला चैप्टर होता है वो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। ये नोट्स आपको चाहिए तो मेरे नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, हम लोग जानते हैं। ओके ग्रेट। चलो, हम लोग जानते हैं कि दोस्तों टैक्सेस जो है, क्या है टैक्स? टैक्स एक रेवेन्यू है जो किसका कौन कलेक्ट करता है? गवर्नमेंट कलेक्ट करता है टू मीट द कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ द सोसाइटी। यस और नो? तो जो भी खर्चे हैं, चाहे वो क्या कहते हैं, ब्रिज हो, फ्लाईओवर हो, ठीक है, कंस्ट्रक्शन है ना, सोशल वेलफेयर हो और डिफेंस हो, इन सब जगहों पर वेलफेयर पे खर्चे किए जाते हैं बाय द सोसाइटी। और वो खर्चा कहां से किया जाता है? टैक्स से। ठीक है। फिर इसके बाद आपको पता है कि टैक्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। जो डायरेक्ट टैक्स होता है, वो टैक्स है जिसका बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते, और इनडायरेक्ट टैक्स वो है जिसका टैक्स का बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट फॉलो करता है ना। प्रोग्रेसिव इनकम मतलब मोर इनकम मोर टैक्स। बोलो हाँ या ना। और अगर इनकम लेस है तो लेस टैक्स। यस और नो दोस्तों? बट अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करता, क्योंकि इनकम ज्यादा हो या कम हो, टैक्स विल रिमेन सेम। यस और नो? इनकम ज्यादा हो या कम हो, टैक्स विल रिमेन सेम। टैक्स सेम रहता है दोस्तों, टैक्स सेम रहता है। बट हाँ, हम ये कह सकते हैं एक अमीर बंदा, जो पर्सन होगा अमीर इनकम, जिसके पास बहुत इनकम होगी, उसकी पेइंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, तो उसके लिए ये टैक्स कुछ भी नहीं होगा। तो इनकम ज्यादा होने से एक पेइंग कैपेसिटी जरूर बढ़ती है। तो इसीलिए हम इसको रिग्रेसिव बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रिग्रेसिव। तो दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट, इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव कॉन्सेप्ट। दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स इट इनडायरेक्टली अफेक्ट द प्राइस ऑफ कमोडिटी। डायरेक्ट टैक्स इट इनडायरेक्टली अफेक्ट द प्राइस ऑफ कमोडिटी। जानते हो कैसे? अगर आज इनकम टैक्स बढ़ जाए, अगर आज इनकम टैक्स बढ़ जाए तो क्या हमारी परचेजिंग पावर पे हिट होगा? हाँ। परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो क्या डिमांड कम हो जाएगी? बोलो, डिमांड कम हो जाएगी कमोडिटी की। यस। जब डिमांड कम, देखो यार, परचेजिंग पावर कम हुई तो अब डिमांड उन लग्जरी गुड्स की और नॉर्मल गुड्स की कम कर दोगे। डिमांड कम होगी तो सब जो प्राइजेस हैं वो सप्लायर को क्या करने पड़ेंगे? कम करने पड़ेंगे, सो दैट डिमांड अप हो जाए। बोलो हाँ या ना? तो इंक्रीज इन इनकम टैक्स इट इनडायरेक्टली अफेक्ट द प्राइस ऑफ कमोडिटी। अच्छा, अगर डिक्रीज इन इनकम टैक्स हो, डिक्रीज इन इनकम टैक्स, तो आपकी परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आपकी डिमांड क्या हो जाएगी? परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आपकी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके पास पैसा होगा लगाने के लिए, डिमांड बढ़ जाएगी। तो आपके कॉमोडिटी जो प्राइजेस हैं, भाई सप्लाई तो सेम है ना, तो डिमांड बढ़ गई तो प्राइजेस को क्या करना पड़ेगा? सारे बच्चे बताओ, प्राइजेस को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, सो दैट डिमांड और सप्लाई एक जगह पे जाके मीट कर जाए, जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। बोलो यस और नो? इज दैट क्लियर एवरीवन? चलो, नाउ इनडायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें, बच्चों ये तो लगता ही कमोडिटी पे है ना, तो अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो ये लगता ही कमोडिटी पे है। तो अगर जीएसटी बढ़ जाए तो प्राइस बढ़ गया, जीएसटी कम तो प्राइस भी कम। बोलो यस और नो? बोलो यस और नो? यस सर। डायरेक्ट टैक्सेस को कौन मैनेज करता है? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और इनडायरेक्ट टैक्सेस को कौन मैनेज करता है? सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। इज दैट क्लियर? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, यहां पे डायरेक्ट टैक्सेस का बोर्ड। ना दोस्तों, एग्जांपल्स में अगर हम बात करें, एग्जांपल्स में बेटा लाइव हो रही है और मैं यहां पर हूं, ठीक है, मैं देख रहा हूं आपका मैसेज रोहित। एग्जाम्पल में बात करें तो इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, ये सब डायरेक्ट टैक्सेस के एग्जांपल है, क्योंकि बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकते। इनडायरेक्ट टैक्स में सीएसटी, जीएसटी, वैट, कस्टम ड्यूटी एटसेट्रा एटसेट्रा। बोलो यस और नो? तो ये तो जानते हो भाई साहब, 4 से 5 नंबर का वेटेज है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ टैक्सेबल इवेंट, दोस्तों टैक्सेबल इवेंट,
एन इवेंट और सिचुएशन विच गिव्स राइज टू टैक्स लायबिलिटी, जिसकी वजह से टैक्स लायबिलिटी अराइज होती है, हम उसको क्या बोलेंगे? टैक्सेबल इवेंट। जिसको हम क्या बोलेंगे? टैक्सेबल इवेंट, जिसकी वजह से टैक्स लायबिलिटी अराइज होती है। जैसे कि सेंट्रल सेल्स टैक्स क्यों लगता है? क्योंकि इंटर स्टेट सेल हो रही है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर अगर सेल होती है तो क्या लगता है? सीएसटी। बच्चों क्या आज सीएसटी जिंदा है? सर सीएसटी जो है ना, वो वैसे तो अब खत्म हो चुका है, अब वो एलिमिनेट हो गया, बट सीएसटी अभी भी दो प्रोडक्ट्स पे लगता है। एक है अल्कोहलिक लिक्कर, एक है अल्कोहलिक लिक्कर और एक है पेट्रोलियम आइटम्स। दोस्तों अल्कोहलिक लिक्कर, पेट्रोलियम आइटम्स पे इंटरस्टेट सेल होगी तो सीएसटी लगेगा। वैसे इंटरस्टेट अलाउड होती नहीं है इनकी, बट अगर इंटरस्टेट सेल होगी तो सीएसटी लगेगा, और इंट्रास्टेट सेल हुई तो वैट लगेगा। इंट्रा मतलब विद इन द स्टेट सेल हुई तो वैट लगेगा। इंटरस्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट बिकी तो सीएसटी लगेगा। कस्टम ड्यूटी कब लगता है? जब भी हम कोई गुड इंपोर्ट करते हैं या फिर एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या देते हो? कस्टम ड्यूटी देते हो, हाँ या ना? ओके, सो ये आपको समझ में आ रहा है इवेंट क्या है? तो टैक्सेबल इवेंट है रीजन जिसकी वजह से वो टैक्स लग रहा है। जीएसटी क्यों लगता है पता है? जीएसटी लगता है बिकॉज हम सप्लाई कर रहे हैं क्या? गुड्स या सर्विसेज या दोनों। इनकम टैक्स क्यों लगता है? अर्निंग टैक्सेबल इनकम पे। अगर आप आज इनकम कमाते हो तो उस पर आपको क्या पे करना पड़ेगा? इनकम टैक्स। क्या ये बात क्लियर है? तो याद रहे फटाफट, सीएसटी किस पे लगता है? इंटरस्टेट सेल, वैल्यू एडेड टैक्स, इंट्रास्टेट सेल, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी, सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस, और बोथ इनकम टैक्स, अर्निंग टैक्सेबल इनकम। है कि नहीं? सब लोग जानते हैं, हम तो फास्टर क्लासेस कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग जानते हैं, तो फटाफट जवाब देते रहा करो दोस्तों। बच्चों इसके अलावा अगर हम बात करें, एक्साइज ड्यूटी भी होता है। एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इन इंडिया पे लगता है, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इन इंडिया। नाउ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें संविधान की, इंडिया की संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि 26 जनवरी 1950 को इसका जन्म हुआ था, 26 जनवरी 1950। और किसने पास किया था इसको? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। बी आर अम्बेडकर जी ने इसको पास किया 26 जनवरी 1950। कितने आर्टिकल्स हैं संविधान में? 448 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। बोलो हाँ या ना? यस सर, वेरी गुड। 448 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल है जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, वो है आर्टिकल नंबर 246, शेड्यूल नंबर 7। आर्टिकल नंबर 246 शेड्यूल नंबर 7 के अंदर तीन तरह की लिस्ट होती है कि नहीं? एक होता है यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसकी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। स्टेट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसके टैक्सेस की पावर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती है। और कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसकी पावर दोनों के पास होती है, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट। यूनियन लिस्ट की अगर हम बात करें, एंट्री नंबर कौन सी? 82 इनकम टैक्स, है ना? 82 में लिखा है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स लगाने की पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। 83 कस्टम ड्यूटी, 84 सेंट्रल एक्साइज, 92A सीएसटी और 97 टैक्सेस व्हिच आर नॉट लेविड, व्हिच आर नॉट कवर्ड अंडर एनी लिस्ट, दैट इज सर्विस टैक्स। क्या ये बात जानते हैं? ये बात याद है? फिर से एक बार बोलो, मेरे साथ साथ रिपीट करो, याद हो जाएगा। एंट्री नंबर 82 इनकम टैक्स, 83 कस्टम ड्यूटी, 84 सेंट्रल एक्साइज, 92A सीएसटी, 97 टैक्सेस व्हिच आर नॉट कवर्ड अंडर लिस्ट 1, 2 एंड 3 एंड व्हिच इज सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स वैसे तो एंट्री नंबर 92C से आया था, फिर बाद में वहां से हटाकर इसको पावर यहां से ली गई क्योंकि सारी सर्विसेज कवर करनी थी एंट्री नंबर 97 में। क्या मेरी बात समझ में आई? लिस्ट नंबर 1। तो आज अगर इनकम टैक्स लगता है, आज अगर इनकम टैक्स लगता है तो उसका रीजन क्या है? इनकम टैक्स लगने का एक और एक ही रीजन है, बताओ क्या? एंट्री नंबर 82 ऑफ लिस्ट 1 ऑफ शेड्यूल 7 ऑफ आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या ये बात समझ में आती है दोस्तों? स्टेट लिस्ट की अगर हम बात करें, लिस्ट नंबर 2 स्टेट लिस्ट, तो स्टेट लिस्ट तीन प्रकार के हो सकते हैं। स्टेट लिस्ट वैसे तो बहुत बड़ी है, बट अगर हम लोग अभी के लिए जाने तो उसमें आए एंट्री नंबर 51 याद रहे स्टेट एक्साइज, 53 याद रहे इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, 54 याद रहे वैट। 51 स्टेट एक्साइज, 53 इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, 54 वैट। क्या ये बात याद रहेगी? यस सर, हमें ये बात याद रहेगी। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, वैट दोस्तों मैंने बोला वैट अब जिंदा नहीं है। वैट सिर्फ दो ही प्रोडक्ट्स में लगता है, अल्कोहलिक लिकर और पेट्रोलियम आइटम्स, ठीक है? सीएसटी भी अब आज के टाइम पे सिर्फ दो ही आइटम पे लग सकता है। और सेंट्रल एक्साइज की बात करें तो सेंट्रल एक्साइज भी एलिमिनेट हो गया और सेंट्रल एक्साइज भी दो ही आइटम पे लगता है। कौन कौन से याद है सबको? टोबैको एंड पेट्रोलियम आइटम्स, टोबैको एंड पेट्रोलियम आइटम्स। टोबैको और पेट्रोलियम आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाया जाता है।
और कस्टम ड्यूटी बिल्कुल जिंदा है, इनकम टैक्स बिल्कुल जिंदा है, इसको खत्म कर नहीं सकते, है कि नहीं। सर्विस टैक्स डिलीट हो गया, सर्विस टैक्स डिलीट हो गया क्योंकि उसी की जगह पर क्या आ गया, जीएसटी। और जीएसटी के लिए तो आपको जानते ही हो, नया आर्टिकल आया, आर्टिकल नंबर 246A। हम लोग आर्टिकल बात करें आर्टिकल नंबर 246 की, जहां पे कानून पावर्स, टैक्स की पावर्स डिस्ट्रीब्यूट की गई है, ठीक है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट को, कुछ स्टेट गवर्नमेंट को और कुछ दोनों को। ये बात याद है कि नहीं याद? ये बात सबको याद है कि नहीं याद है बच्चों? हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961, और अगर हम इसकी बात करें बेसिक कॉन्सेप्ट्स में तो ये है 298 सेक्शंस है, 14 शेड्यूल्स हैं। कितने सेक्शंस हैं? 298 सेक्शंस है और 14 शेड्यूल्स हैं इस एक्ट के अंदर। और ये एक्ट कब से एप्लीकेबल हो गया? विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/1962, विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/1962। अच्छा, फिर इसके बाद सब सेक्शन और क्लॉज। बच्चों, सब सेक्शन और क्लॉज में क्या अंतर है? मैंने बड़े इजी वे में छोटे छोटा वर्ड लिख दिया है जो इंपॉर्टेंट है। सब सेक्शन मतलब ईच पार्ट इज रिलेटेड विद अदर। जब एक पार्ट का दूसरे पार्ट से रिलेशन होता है ना, हम इसको सबसेक्शंस बोलते हैं। और व्हेन ईच पार्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, मतलब जैसे कि अगर मैं बात करूं सेक्शन नंबर 2 में, तो सेक्शन नंबर 2 में जितने भी पार्ट्स हैं 2(1), 2(2), 2(3), इनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है ना, तो ये क्या बनते हैं? क्लॉज। और सेक्शन नंबर 5 की बात करूं, या 5 में 1 पढ़ दो, 5 का 2 पढ़ दो, तो बच्चों अगर मुझसे आप सेक्शन नंबर 5 पूछोगे तो मैं आपको सारा सेक्शन नंबर 5 तभी बता पाऊंगा जब उसके सारे पार्ट समझा पाऊं। और सारे पार्ट्स क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज सबसेक्शंस। क्या मेरी बात समझ में आती है? ओके, वन इज प्रोवाइजोस एंड एक्सप्लेनेशंस। ना प्रोवाइजोस क्या होते हैं? एक्सेप्शंस। प्रोवाइजो मतलब एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस टू द प्रोविजंस कंटेन इन सेक्शन, सबसेक्शन या क्लॉज। कोई भी कानून जो लिखा गया है सेक्शन में, सबसेक्शन में या क्लॉज में, उसके जो एक्सेप्शंस होते हैं दोस्तों, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोवाइजोस। क्या बोलते हैं उनको? प्रोवाइजोस। एक्सप्लेनेशंस, एक्सप्लेनेशंस का मतलब होता है क्लैरिफिकेशन। कोई भी कानून में क्लैरिफिकेशन देनी हो रिलेटिंग टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन, सबसेक्शन या फिर क्लॉज, तो वो क्लैरिफिकेशंस हम एक्सप्लेनेशन वर्ड से देते हैं। किससे देते हैं? एक्सप्लेनेशन से। क्या ये बात सबको क्लियर है? सो प्रोवाइजोस आर एक्सेप्शंस, एक्सप्लेनेशंस आर क्लैरिफिकेशंस। क्या ये बात याद रहेगी? ये 1 मार्कर क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। नाउ पावर्स ऑफ सीबीडीटी की अगर हम बात करें, 2 मेजर सोर्स ऑफ पावर्स है। एक सेक्शन नंबर 295 में लिखी गई है और एक नंबर सेक्शन 119 में लिखी गई है। सेक्शन नंबर 295 टू फ्रेम रूल्स रिलेटेड टू इनकम टैक्स। इनकम टैक्स से रिलेटेड रूल्स बनाने की जो पावर है वो सेक्शन नंबर 295 में है। और 119 में सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन। सर्कुलर क्लैरिफिकेशन के लिए होता है दोस्तों, ठीक है, और नोटिफिकेशंस होते हैं अमेंडमेंट्स लाने के लिए। सेक्शन नंबर 295 बनाया गया कि इनकम टैक्स वालों के पास, सीबीडीटी के पास पावर है कि वो इनकम टैक्स से रिलेटेड रूल बना पाए। और 119 याद है? 119 किसके लिए होता है? सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस। याद रहे, 119 सर्कुलर नोटिफिकेशन, 295 टू फ्रेम रूल्स। ये दोनों पावर किसके पास है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। दोस्तों फाइनेंस एक्ट, आपको तो पता ही है फाइनेंस एक्ट। अभी जो हमारे एक्ट एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है वो कौन सा एक्ट है? अगर आप मई 25 एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है? बजट 2024 एप्लीकेबल है। कौन सा है? बजट 2024। उसी के अंदर होता है फाइनेंस एक्ट, जो कि हर साल एवरी ईयर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो भी करंट यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, वो अनाउंस करेंगे फरवरी फर्स्ट वीक में। और इसके अंदर मैं आपके साथ जो चर्चा करना चाहता हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस एक्ट के अंदर शेड्यूल नंबर 1, जिसके अंदर 4 पार्ट्स होते हैं दोस्तों, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 1 में होता है रेट्स ऑफ टैक्स, पार्ट 1 में होता है रेट्स ऑफ टैक्स। पार्ट 2 के अंदर होता है टीडीएस के रेट्स। पार्ट 3 में होते हैं टीडीएस ऑन सैलरी एंड एडवांस टैक्स। और पार्ट 4 में होते हैं रूल्स फॉर कंप्यूटिंग एग्रीकल्चर इनकम। फिर से बोलो, एक बारी फिर से सारे बच्चे। पार्ट 1 टैक्स का रेट्स, पार्ट 2 टीडीएस रेट्स, पार्ट 3 टीडीएस ऑन सैलरी एंड एडवांस टैक्स, और पार्ट 4 रूल्स फॉर कंप्यूटिंग एग्रीकल्चर इनकम। बच्चों, कहने का मतलब है अगर मुझे इसमें कोई भी टैक्स के रेट्स में चेंजेस करने हैं तो मैं पार्ट 1 के अंदर करूंगा। अगर मुझे टीडीएस के रेट्स चेंज करने हैं तो फाइनेंस एक्ट के शेड्यूल 1 के पार्ट 2 के अंदर चेंजेस करेंगे। अगर मुझे टीडीएस ऑन सैलरी में कुछ रूल चेंज करना है या मुझे एडवांस टैक्स के रूल्स चेंज करने हैं तो वो पार्ट 3 में करूंगा। और पार्ट 4 के अंदर रूल्स है फॉर कंप्यूटिंग एग्रीकल्चर इनकम। क्या ये बात सबको क्लियर है? फाइनेंस एक्ट के अंदर दोस्तों, इसके बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूं पर्सन। नाउ डेफिनेशंस के अंदर हम बात करें तो पर्सन सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 31 में आता है, और मेरे ख्याल से आपको याद है, तो एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। पर्सन इंक्लूड्स एवरी इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोकल अथॉरिटी और एवरी अदर आर्टिफिशियल जुरिडिकल
पर्सन। फिर से बोलो सारे बच्चे, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। तो आप लोग जानते हैं एचयूएफ कौन है, फैमिली, वही करता जिसमें हेड ऑफ द फैमिली होते हैं। कंपनी, कंपनीज एक्ट रजिस्टर्ड वाली। फर्म, चाहे वो अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली हो, चाहे वो लिमिटेड लायबिलिटी हो, चाहे वो रजिस्टर्ड हो, चाहे वो अनरजिस्टर्ड हो, ये फर्म होती है और फर्म भी अपनी इनकम पे टैक्स पे करती है। एसोसिएशन ऑफ पर्संस होते हैं जब कोई दो पर्संस मिलकर काम करते हैं फॉर कॉमन मोटिव, हम उनको एसोसिएशन ऑफ पर्संस बोलते हैं। और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में इंडिविजुअल्स अगर मिलकर काम करते हैं फॉर कॉमन मोटिव, हम इसको बीओआई बोलते हैं, यानी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। इज दैट क्लियर एवरीवन? नाउ नेक्स्ट इज लोकल अथॉरिटी। दोस्तों, तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन समझ में आया ना? अगर मैं कहता हूं एक इंडिविजुअल, एचयूएफ और कंपनी मिलकर काम कर रहा है, हम इसको क्या बोलेंगे? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और अगर मैं कहूंगा सिर्फ इंडिविजुअल मिलकर काम कर रहे हैं फॉर कॉमन मोटिव, मोटिव पूरा होते ही अलग हो जाएंगे, इसको बोलते हैं बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। लोकल अथॉरिटी में एग्जांपल हो सकता है एमसीडी, ठीक है, डीडीए, ये सब लोकल अथॉरिटीज हैं, इनको भी अपनी इनकम पे टैक्स देना पड़ सकता है। नेक्स्ट इज एवरी अदर आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, जिसमें मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी का। दिल्ली यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी क्या है वो? इंडिविजुअल तो है नहीं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नहीं है, कंपनी नहीं है, फर्म नहीं है, एसोसिएशन नहीं है, कोई लोकल अथॉरिटी नहीं है, तो वो क्या है? एवरी अदर आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। क्या ये बात सबको क्लियर है? तो ये पर्सन की डेफिनेशन याद हो गई कि नहीं? एक बार फिर से बोल दो। सेक्शन 2 क्लॉज 31 में पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, आईओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, फर्म हमने बोल दिया था, एवरी अदर आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। नाउ सेक्शन नंबर 27, असेसी। असेसी का मतलब है अ पर्सन हु इज लायबल टू पे, क्या? टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, कहां? अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। याद है कि नहीं याद है? असेसी इज द मींस अ पर्सन लायबल टू पे टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड इट इंक्लूड्स 3 तरह के लोग। पहला, अ पर्सन अगेंस्ट हुम एनी प्रोसीडिंग्स हैज बीन इनिशिएटेड, जिसके अगेंस्ट इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो जाए, हम उनको बोलते हैं असेसी। अगर तुम्हारे अगेंस्ट कोई छापामारी पड़ गई या फिर तुम्हारे अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो गए, किसके द्वारा? ऑफिसर के द्वारा, ठीक है, या तुम्हारी इनकम एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा हो गई तो तुम्हारे अगेंस्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गए, तो ऐसे केस में तुम असेसी हो। क्या हो तुम? असेसी हो। नंबर 2, अ पर्सन हु इज डीम्ड टू बी असेसी। अ पर्सन हु इज डीम्ड, डीम्ड का मतलब मान लिया जाए कि वो असेसी है, मान लिया जाए कि वो असेसी है। जी हां, एजेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट, एक नॉन रेजिडेंट है जो इंडिया में काम ही नहीं करता, मतलब रहता ही नहीं है, पर उसका एजेंट इंडिया में है जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टारबक्स का एजेंट कौन है? टाटा। तो टाटा अगर इंडिया में स्टारबक्स के लिए काम कर रही है, कल को स्टारबक्स अगर टैक्स नहीं देगी तो कौन देगा? टाटा देगा। क्या मेरी बात समझे? अ पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एसएससी, डीम्ड का मतलब मान लिया जाए कि वो एसएससी है। नंबर 3, अ पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट। अ पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट का मतलब है जब गलती होने की वजह से वो एसएससी माना गया। एग्जांपल, टीडीएस काटना था, नहीं काटा, भाई मेरा एम्प्लॉयर है, सैलरी दे रहा है, टीडीएस काटना था, नहीं काटा, काट लिया, जमा नहीं कराया। क्या दोनों ही केसेस में डिफॉल्टर कौन है? डिफॉल्टर कौन है बताओ? जो पैसा देने वाला पार्टी। तो पैसा अगर देने वाले पार्टी पैसा नहीं देता है, ठीक है, टीडीएस नहीं काटता है या काट लिया जमा नहीं कराता है, तो ऐसे केस में वो माना जाएगा डीम्ड असेसी इन डिफॉल्ट। क्या माना जाएगा? डीम्ड असेसी इन डिफॉल्ट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो एक बार फिर से बोल दो, डीम्ड असेसी इन डिफॉल्ट समझ में आया? टीडीएस काटने वाला पर्सन नहीं काटा या काट लिया जमा नहीं कराया, ऐसे केस में जो पैसा जिसने टीडीएस काटना था वो डीम्ड असेसी माना जाएगा। मैं नहीं, मेरी गलती नहीं है इसमें, उसकी गलती। तो बताओ, 3 लोग हैं। A person against whom proceeding has been initiated. Number 2, a person who is deemed to be SSC. Number 3, a person who is deemed to be SSC in default. Is that clear to everyone? Assessment section number 28 में आता है, और assessment का मतलब क्या है? This is the procedure by which income of assessee is determined by assessing officer. यार सिंपल सी बात है, ये वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के बेसिस पर असेसी की इनकम की कंप्यूटेशन की जाती है। कौन करता है? असेसिंग ऑफिसर करता है। क्या ये बात समझ में आती है? तो असेसिंग ऑफिसर अगर आपकी इनकम की असेसमेंट करता है, इसका कंप्यूटेशन करता है, हम उसको असेसमेंट बोलते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? सेक्शन नंबर 28। तो असेसमेंट क्या है? दिस इज द प्रोसीजर बाय व्हिच इनकम ऑफ असेसी इज डिटरमाइंड बाय असेसिंग ऑफिसर। नाउ व्हाट इज असेसमेंट ईयर? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 9, इट इज द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग फ्रॉम April 1 each. इट इज द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग फ्रॉम April 1 each. असेसमेंट ईयर वैसे क्या है? असेसमेंट ईयर इज टैक्स ईयर। असेसमेंट ईयर इज टैक्स ईयर। ये वो ईयर है जिस ईयर में हम आईटीआर फाइल करते हैं। किस साल की इनकम की आईटीआर फाइल करते हैं? पिछले साल की इनकम की आईटीआर फाइल करते हैं। जब पिछले साल की इनकम की आईटीआर फाइल करते हैं उस ईयर को हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और जिस ईयर में हम आईटीआर फाइल करते हैं उसको हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर, क्योंकि उसी ईयर में हम
ऑफिसर को अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं और उसके बेसिस पर वो इनकम को कंप्यूट करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? असेसमेंट ईयर सेक्शन नंबर 29 सिंपल डेफिनेशन है, इट इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग फ्रॉम April 1 ईच। फिर आता है प्रीवियस ईयर सेक्शन 2 क्लॉज 34 एंड सेक्शन नंबर 3 कहता है प्रीवियस ईयर, कहता है एज पर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 34 प्रीवियस ईयर मींस एज डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 3। कह रहा है सेक्शन 3 में डिफाइन किया है, चेक करो। और सेक्शन 3 क्या कहता है? प्रीवियस ईयर मींस अ फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। याद कर लो फटाफट, प्रीवियस ईयर मींस फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर से पहले वाला जो फाइनेंशियल ईयर होता है हम उसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर है 25-26, यानी 1/4/2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक मैंने जितनी भी इनकम कमाई है ना, उसकी असेसमेंट कब होगी? नेक्स्ट ईयर, असेसमेंट ईयर में 2025-26। क्या ये बात सबको क्लियर है? सिमिलरली दोस्तों, अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, प्रीवियस ईयर 2022-23, देन व्हाट विल बी द असेसमेंट ईयर? 2023-24। यस और नो? सर इनकम की डेफिनेशन में हम पूरी डेफिनेशन तो नहीं याद कर सकते हैं, तो हम इसके अंदर एक्सट्रैक्ट्स याद करते हैं। क्या याद करते हैं? एक्सट्रैक्ट्स। एक्सट्रैक्ट्स का मतलब क्या है कि कुछ मोटी मोटी बातें। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 24, मोटी मोटी बातें में पहला आता है प्रॉफिट एंड गेन्स। क्या आता है? प्रॉफिट एंड गेन्स। प्रॉफिट एंड गेन्स दोस्तों, अगर मैं कोई अपने बिजनेस में प्रॉफिट कमाता हूं, या मैं सैलरी कमाता हूं, या मैं कोई गेन प्रॉफिट गेन में कहीं मैंने बिजनेस नहीं लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं बिजनेस कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, मैं कोई भी प्रॉफिट कमा रहा हूं, चाहे मैं जॉब करके कमा रहा हूं, सैलरी भी मेरा प्रॉफिट ही है। तो अगर प्रॉफिट एंड गेन्स है तो दोस्तों वो मेरी इनकम है और उस पर मुझे टैक्स देना है। नंबर 2 डिविडेंड। नंबर 2 डिविडेंड। डिविडेंड तो आपको जानते ही हो, अदर सोर्सेस के अंदर वो टैक्सेबल हो जाता है। यस, डिविडेंड इज ऑल्सो योर इनकम। नंबर 3 वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव बाय अ ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट डोनेशन रिसीव करता है, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव करता है, किस लिए? चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए, दोस्तों ये भी इनकम है। अब टैक्स लगे या ना लगे मेरा पॉइंट वो नहीं है, बट मैं ये कह रहा हूं कि वो इनकम है सेक्शन 2 क्लॉज 24 में। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इनकम की डेफिनेशन क्या कहती है? वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव बाय अ ट्रस्ट फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस, इट इज इनकम। वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव बाय अ ट्रस्ट फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस, इट इज इनकम। द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। अगर मुझे कोई बेनिफिट या परक्विजिट मिलता है, जैसे कि रेंट फ्री अकोमोडेशन, क्या मिलता है? रेंट फ्री। कंपनी की तरफ से मुझे अकोमोडेशन मिल गया, मुझे कोई पैसा खर्च नहीं करना, तो दोस्तों मेरे को कोई रेंट नहीं देना, तो मेरे पैसे बचते हैं। उस बचत पर क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। बोलो हाँ या ना? गवर्नमेंट छोड़ती है क्या? कह रहा है जो पैसा तुम्हारा बच रहा है, गाड़ी दे दी कंपनी ने, गाड़ी अपनी गाड़ी खरीदते ना, नहीं गाड़ी खरीदी, कंपनी ने दे दी, आपके पैसे बच गए, बचत हमसे बर्दाश्त नहीं होती, तो गवर्नमेंट कहता है उस बचत पर क्या लगाएंगे? टैक्स लगाएंगे। क्या मेरी बात समझे? द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। नाउ व्हाट इज प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी? दोस्तों कोई भी ऐसा पैसा जो सैलरी के अलावा दिया जाता है, हम उसको प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी बोलते हैं। अच्छा, दिया किसने है? एम्प्लॉयर ने दिया है, एम्प्लॉय को दिया है। ज्वाइनिंग करने से पहले भी हो सकता है कोई लालच कि तू मेरी कंपनी में ज्वाइन कर, मैं तेरे को 10 लाख रुपए अभी देता हूं, तो वो जो पैसा है उसको हम प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। अच्छा, नेक्स्ट इज अलाउंस या एनी अलाउंस ग्रांटेड टू मीट पर्सनल एक्सपेंसेस। कंपनी अपने एम्प्लॉय को अलाउंसेस दे रही है उसके पर्सनल खर्चों के लिए, ठीक है, जैसे कि सर्वेंट अलाउंस, जैसे कि मेडिकल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं। तो वो कंपनी अलाउंसेस और परक्विजिट्स में क्या फर्क है? अलाउंसेस एक फिक्स पेमेंट्स होती हैं जो कंपनी अपने एम्प्लॉय को देती है, और परक्विजिट्स में कंपनी जनरली या तो रीइंबर्समेंट देती है या फिर कंपनी आपको एकोमोडेशन दे देगी, गाड़ी दे देगी, इन काइंड में चीज दे देगी, इन काइंड। क्या यह बात समझ में आती है? अलाउंसेस जो मिलते हैं जो कि एक फिक्स पेमेंट होते हैं, ये भी मेरी इनकम होती है दोस्तों, इस पर मुझे क्या देना है? टैक्स देना है। डीम्ड प्रॉफिट अंडर सेक्शन 41 एंड सेक्शन नंबर 59। बच्चों डीम प्रॉफिट का मतलब है हम कुछ ऐसे सेक्शन पढ़ने वाले हैं जो कि हम यहां पढ़ेंगे पीजीबीपी में, और ये पढ़ेंगे हम कहां पे? अदर सोर्सेज में, जिसके अंदर डीम प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट मान लिया जाए, प्रॉफिट मान लिया जाए। और बच्चों इसके अंदर एग्जांपल्स के तौर पे आप लिख सकते हो बैड डेट्स रिकवर्ड। क्या एग्जांपल लिख सकते हो? बैड डेट्स रिकवर्ड। बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं प्रॉफिट मान लू, मतलब गवर्नमेंट कहता है कि अगर डीम प्रॉफिट मान लिया जाए कि आपका ये प्रॉफिट है, और वो कब? यार बैड डेट्स हो गए तो पीएनएल में खर्चा दिखा दिया कि नहीं? प्रॉफिट क्या कर दिया? कम। आज उसकी रिकवरी हो गई तो वो इनकम है। बोलो हाँ या ना? बैड डेट था तो खर्चा था, लॉस दिखाया, पीएनएल में डेबिट कर दिया, प्रॉफिट कम कर दिया। दोस्तों अगर रिकवरी हो गई तो मेरी इनकम है, उस पर मुझे टैक्स देना है, दैट इज कॉल्ड एज बैड डेट रिकवर्ड। और दोस्तों ये दोनों सेक्शंस के अंदर आप पढ़ते हो, 41 पढ़ते हो पीजीबीपी में, 59 पढ़ते हो अदर सोर्सेज में। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? एनी कैपिटल गेन, दोस्तों अगर मैं कोई कैपिटल गेन कमाता हूं अंडर सेक्शन नंबर 45, कैपिटल गेन का सेक्शन है 45,
तो दोस्तों अगर मैं कोई एसेट को खरीद कर बेचता हूं, उस पर मैंने कुछ गेन कमाया है, तो उस गेन पे मुझे टैक्स देना है। वो गेन मेरी इनकम होती है। क्या होती है? मेरी इनकम होती है। क्या मेरी बात समझ में आती है? दैट कैपिटल गेन इज माय इनकम, और उस पर मुझे टैक्स देना होता है। नेक्स्ट, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस और एनी अदर कैजुअल इनकम। दोस्तों अगर मैं कोई लॉटरी इनकम से कमाता हूं, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस, एनी अदर कैजुअल इनकम, गेम्स वगैरह, बेटिंग, गैम्बलिंग, दोस्तों ये मेरी इनकम है, ये भी मेरी इनकम है, और इस पर भी मुझे टैक्स देना है। ये बात हम पढ़ते हैं कहां पे? अदर सोर्सेज। मुझे बताओ कैपिटल गेन वाला, ये कैपिटल गेन के अंदर ही पढ़ोगे। ये तो मैंने लिख ही दिया पीजीबीपी में और अदर सोर्सेज में। अलाउंसेस कहां पढ़ते हैं? सैलरी के अंदर। परक्विजिट्स कहां पढ़ते हैं? परक्विजिट्स कहां पढ़ते हैं? सैलरी के अंदर। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव बाय ट्रस्ट, वैसे ये अलग चैप्टर होता है, ट्रस्ट का एक अलग चैप्टर होता है, ये आपके फाइनल लेवल पे आता है। डिविडेंड कहां पढ़ते हैं? अदर सोर्सेज। प्रॉफिट एंड गेन्स कैन बी एनी इनकम, सैलरी भी हो सकती है, पीजीबीपी भी हो सकती है, दैट कैन बी डिफाइंड इन एनी टर्म्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा दोस्तों, एनी सम और मनी, एनी सम ऑफ मनी और प्रॉपर्टी रिसीव विदाउट कंसिडरेशन, अगर मतलब मुझे कोई कंसिडरेशन नहीं देना, बदले में मुझे फ्री में कोई चीज मिल जाए, मतलब मेरे को पैसा मिल गया या फिर मुझे कोई इन काइंड में चीज मिल गई, तो ऐसे केस में अगर उसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा हो, तो दोस्तों वो मेरा गिफ्ट होता है, और ये गिफ्ट मुझे टैक्सेबल होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? गिफ्ट मुझे टैक्सेबल होता है। अंडर द हेड अदर सोर्सेस, अंडर द हेड अदर सोर्सेस। यस और नो? कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म दोनों होते हैं। यस आर्यन, यू आर राइट। ठीक है। नाउ एनी सम ऑफ मनी और प्रॉपर्टी रिसीव विदाउट कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन दैट इज एक्सीडिंग 50,000, इट इज टैक्सेबल टू मी अंडर द हेड अदर सोर्सेज। हम अदर सोर्सेज में पढ़ेंगे। दोस्तों एनी सम रिसीव अंडर कीमैन पॉलिसी, दोस्तों कीमैन पॉलिसी जो कि कंपनी का इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, वो पर्सन अगर उसकी डेथ हो जाए ना, तो कंपनी को पैसे मिलते हैं, क्योंकि कंपनी ने उसकी इंश्योरेंस करा रखी है, उसके लिए प्रीमियम भरती है। तो कल को कंपनी अगर उसकी डेथ होने पर पैसा रिसीव करती है, तो वो कंपनी की इनकम है, कंपनी की इनकम है, कंपनी को मिलेगी, तो कंपनी का पीजीबीपी इनकम हो जाएगी। अच्छा, कंपनी चाहे तो जो कीमैन है उसके रिप्रेजेंटेटिव को दे सकता है, अगर उसके रिप्रेजेंटेटिव को दे दे तो वो उसकी अदर सोर्सेज इनकम हो जाएगी। कौन सी इनकम हो जाएगी? अदर सोर्सेज। और अगर रिप्रेजेंटेटिव को भी नहीं दिया, मान लो उस रिप्रेजेंटेटिव को नहीं दिया, मान लो किस पर्सन को दिया? उसी को पर्सन को दिया, डेथ नहीं हुई, 10 साल की पॉलिसी थी, 10 साल एक्सपायर हो गए, खत्म हो गए, पैसे आए, पैसे आने के बाद एम्प्लॉय को दे दिया। इसको प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी बोलेंगे दोस्तों, और ये सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। कहां टैक्सेबल हो जाएगा? सैलरी हेड में, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। क्या ये बात समझ में आ रही है? सो एनी सम रिसीव अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। 10 पॉइंट है, ये 10 पॉइंट आप याद कर लो, बताओ हो जाएंगे कि नहीं? एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड गेन्स, नंबर 2 डिविडेंड, नंबर 3 वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव बाय ट्रस्ट फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस, नंबर 4 वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, नंबर 5 एनी अलाउंस ग्रांटेड टू मीट पर्सनल एक्सपेंसेस, नंबर 6 डीम्ड प्रॉफिट्स चार्जेबल अंडर सेक्शन 41 एंड सेक्शन नंबर 59, नंबर 7 any capital gain chargeable to tax under section 45, number 8 winning from lottery, crossword puzzles, races or any other casual income, these are other sources income, number 9 any sum of money जैसे कि गिफ्ट या प्रॉपर्टी रिसीव्ड इन काइंड विदाउट कंसिडरेशन, तो ये गिफ्ट है और ये टैक्सेबल होगा, या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन भी होता है तो भी ये टैक्सेबल होता है अंडर द हेड अदर सोर्सेस। और एनी सम रिसीव अंडर कीमैन पॉलिसी, ये पीजीबीपी में भी टैक्सेबल हो सकता है, ये सैलरी में भी टैक्सेबल हो सकता है, और ये अदर सोर्सेज में भी टैक्सेबल हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट डेफिनेशन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 25A कहता है इंडिया क्या है? द टर्म इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के आर्टिकल 1 के अंदर जो टेरिटरी मेंशन की गई है, यानी वो सारी स्टेट्स और यूटीज, ये सारी के सारी टेरिटरी इंडिया है। दोस्तों टेरिटोरियल वाटर्स, समुंदर में 12 नॉटिकल माइल, जो इंडिया का समुंदर वाला पार्ट है, कोस्टल एरिया से ये जो 12 नॉटिकल माइल तक का एरिया होता है ना, इस 12 नॉटिकल माइल को हम क्या बोलते हैं? इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स। क्या बोलते हैं? इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स। उसका सी बेड यानी समुद्री चादर, समुंदर, और सब सॉइल जो नीचे सॉइल है, दोस्तों ये सब इंडिया है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज नथिंग बट जो कोस्ट से लैंड जुड़ी होती है, और जो लैंड आगे शेल्फ समुंदर के अंदर तक जाती है, उस पूरी शेल्फ को हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है? सर अगर मैं इस जोन को 200 नॉटिकल माइल तक ले जाऊं, कहां तक ले जाऊं? 200 नॉटिकल माइल, तो दोस्तों इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अच्छा, 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.853 किलोमीटर। डिस्टेंस जो पानी के अंदर समुंदर में जो डिस्टेंस होता है ना,
वो हम लोग नॉटिकल माइल वाइज कैलकुलेट करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? यस बेटा, यस सारिका, यस टीना, सब कुछ। नाउ नेक्स्ट इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है मैंने बता दिया। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है? तो जो समुद्री कोस्ट, कोस्ट है ना, कोस्ट, इंडिया का जो कोस्ट है, उस कोस्ट से जो लैंड जुड़ी हुई है, जैसे बीच एरिया होता है ना, जो लैंड जुड़ी हुई है, जो लैंड जुड़ी हुई है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल। कह रहा कोई भी स्पेसिफाइड मैरीटाइम जोन जो कि इंडियन गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, कोई भी जोन, वो सब इंडिया माना जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो बताओ इंडिया क्या है? टेरिटरी ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 1। नंबर 2, इट्स टेरिटोरियल वाटर्स, सी बेड एंड सब सॉइल। नंबर 3, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। नंबर 4, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, 200 नॉटिकल माइल तक इंडिया ही माना जाएगा समुद्र में। इसलिए जो जो अंडमान आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड है ना, वो 200 नॉटिकल माइल के अंदर ही आते हैं, इसलिए वो इंडिया में माना जाता है। एनी अदर स्पेसिफाइड मैरीटाइम जोन और एयर स्पेस अबव इट्स टेरिटरी और टेरिटोरियल वाटर्स, जो इसका ऊपर का एयर स्पेस है वो भी इंडिया है। तो ये है डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 25A की। यस एवरीवन। तो दोस्तों डेफिनेशंस में अगर आपको कुछ सेक्शन याद हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। सेक्शन हम लोगों ने किया 2.7 विच इज असेसी, 2.8 असेसमेंट, 2.9 असेसमेंट ईयर, 2 क्लॉज 24 इनकम, 2 क्लॉज 25A इंडिया, 2 क्लॉज 31 पर्सन और 2 क्लॉज 34 प्रीवियस ईयर। और सेक्शन नंबर 3 भी दोस्तों प्रीवियस ईयर है। आगे आ जाओ दोस्तों, फॉर्म्स ऑफ इनकम। ना दोस्तों फॉर्म्स ऑफ इनकम की अगर हम बात करें तो फॉर्म्स ऑफ इनकम दो प्रकार की होती है, या तो मॉनेटरी या फिर इन काइंड। मॉनेटरी या फिर इन काइंड दोनों ही टैक्सेबल होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लीगल इलीगल की बात करें तो लीगल हो, यार इनकम टैक्स वालों को तुम्हें लगता है फर्क पड़ता है? लीगल हो इलीगल हो, टैक्स दोनों पे ही देना है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ इनकम, डाइवर्जन ऑफ इनकम। एप्लीकेशन ऑफ इनकम इज यूज ऑफ इनकम आफ्टर इट रीचेज इन द हैंड ऑफ असेसी। असेसी के हाथ में आने के बाद इनकम को खर्च करना, इनकम को यूज करना, इट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ इनकम और इट इज टैक्सेबल। दोस्तों अगर आज मैंने 10 लाख रुपए कमाए और उसमें मैंने कुछ खर्चा कर दिया शॉपिंग पे, दोस्तों शॉपिंग तो बाद में करी है, पहले टैक्स देना उस 10 लाख पर, तो दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ इनकम। डाइवर्जन ऑफ इनकम क्या है? इनकम आने से पहले ही यूज कर लिया, सो यूज ऑफ इनकम बिफोर इट रीचेज इन द हैंड ऑफ असेसी, यानी डाइवर्ट कर दिया किसी और के नाम पे। अगर इनकम आई नहीं है, मैंने सोर्स को ही बोल दिया जो मुझे दे रहा था कि भाई ये मेरे अकाउंट में मत डालकर किसी और को देना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डाइवर्जन ऑफ इनकम। क्या बोलेंगे इसको? डाइवर्जन ऑफ इनकम। एंड डाइवर्जन ऑफ इनकम दोस्तों एग्जेम्प्ट होती है, इस पे टैक्स नहीं लगता। हाँ उसको लगेगा जिसको वो डाइवर्ट हुई, जिसको वो इनकम गई, उसको वो जाके क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। तो एक होता है एप्लीकेशन ऑफ इनकम और एक होता है डाइवर्जन ऑफ इनकम। नेक्स्ट टॉपिक सर, आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इनकम टैक्सेबल होता है, डाइवर्जन ऑफ इनकम एग्जेम्प्ट होता है। कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट। नाउ कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, दोस्तों इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं कई बार। कैपिटल रिसीट, अ रिसीट रेफरेबल टू अ फिक्स्ड कैपिटल वुड बी अ कैपिटल रिसीट। ऐसा पैसा जो आपने कैसे कमाया? वो पैसों से कमाया जो पैसा आपने फिक्स्ड लगा दिया है। मशीन पे लगाया, फिक्स्ड है। फर्नीचर पे लगाया, फिक्स्ड है। लैंड पे लगाया, फिक्स्ड है। क्या मेरी बात समझ में आई? ऐसे पैसे से जो आपने रिसीट कमाई, इसको हम कैपिटल रिसीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? कैपिटल रिसीट। इज दैट क्लियर एवरीवन? कैपिटल रिसीट। और रेवेन्यू रिसीट कौन सी है? अ रिसीट रेफरेबल टू सर्कुलेटिंग कैपिटल, ऐसा कैपिटल जो सर्कुलेट होता रहता है, ऐसा कैपिटल जो सर्कुलेट होता रहता है। एग्जांपल के तौर पे गुड्स, एग्जांपल के तौर पे गुड्स। क्या गुड्स पे लगाया हुआ पैसा सर्कुलेट होता रहता है? यस दोस्तों, इससे जो रिसीट आती है इसको हम रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं। तो समझो, रेवेन्यू रिसीट सर्कुलेटिंग कैपिटल से कमाई हुई रिसीट है और फिक्स्ड कैपिटल से कमाई हुई रिसीट को हम कैपिटल रिसीट बोलते हैं। रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कैपिटल रिसीट है। रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स रेवेन्यू रिसीट है। अ रिसीट फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, अगर मैं कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर करता हूं उससे जो रिसीट होगी ना, दैट इज अ कैपिटल रिसीट। और रिसीट फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ ट्रेडिंग एसेट, इट इज अ रेवेन्यू रिसीट। प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज इफ नॉट इन द बिजनेस, अगर दोस्तों मेरा शेयर सिक्योरिटीज बिजनेस नहीं है, तो शेयर सिक्योरिटीज मेरी इन्वेस्टमेंट है,
इसको बेचकर जो मैंने प्रॉफिट कमाया, दोस्तों ये मेरा कैपिटल गेन है। क्या है मेरा? कैपिटल। इसको कैपिटल रिसीट बोलेंगे। बट अगर मैं कहता हूं कि सेल्स, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज मेरा धंधा है, मेरा बिजनेस है, और यही इसको बेचकर मैंने प्रॉफिट कमाया, दोस्तों मैं इस रेवेन्यू को क्या बोलूंगा? रेवेन्यू रिसीट। क्या बोलूंगा? रेवेन्यू रिसीट। क्या ये बात समझ में आती है? दोस्तों ऐसे ही कुछ 2-3 बातें और बहुत समझने की जरूरत है। लिक्विडेटेड डैमेजेस यानी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर जो पैसा मिलता है, ये कैपिटल रिसीट होता है, क्योंकि ये कभी कभार मिलता है, रेगुलर बेसिस पर, रेकरिंग बेसिस पर नहीं मिलता है। लिक्विडेटेड डैमेजेस इज कैपिटल रिसीट, बट इट इज टैक्सेबल। बट इट इज टैक्सेबल। ऐसे ही गिफ्ट की बात करें, ये भी कभी कभार मिलता है, बट इट इज ऑल्सो टैक्सेबल। ये भी टैक्सेबल है। इज दैट क्लियर? कैपिटल रिसीट है। नाउ एक बात और पर ध्यान देना, सिंगल ट्रांजैक्शन कैन ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस। कहीं ये मत समझना कि एक ही ट्रांजैक्शन है तो बिजनेस में तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। हम बिजनेस स्टडीज वाली बात थोड़ी ना पढ़ेंगे। बिजनेस एक भी ट्रांजैक्शन होगा तो भी बिजनेस माना जा सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। आगे बढ़ते। नाउ एक्सेप्शन टू द नॉर्मल रूल। बच्चों आपको पता है नॉर्मल रूल क्या है? नॉर्मल रूल क्या है बताओ? नॉर्मल रूल क्या है? नॉर्मल रूल कहता है कि प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स देना होता है असेसमेंट ईयर में। प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स कब देना होता है? असेसमेंट ईयर में। यानी प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स असेसमेंट ईयर में लगता है। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस वेयर प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स प्रीवियस ईयर में ही लग जाता है। तो ये सेक्शंस याद है सबको? बताओ जब भी मैं ये बात बोलूं प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स वैसे कब लगता है? असेसमेंट ईयर में। बट देयर आर सिचुएशंस जहां पे गवर्नमेंट अगले साल तक वेट नहीं करता, प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स प्रीवियस ईयर में ही लगा देता है। बोलो ये सेक्शन याद करने हैं। सेक्शन नंबर 172, 174, 174A, 175, 176। 172 है नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस। दोस्तों कोई नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस है जो कि इंडिया में शिपिंग से काम करके प्रॉफिट कमाता है और वो इंडिया से बाहर चला जाता है। अब वो इंडिया से बाहर चला गया तो टैक्स देने कौन आएगा? इसलिए इंडियन गवर्नमेंट क्या कहती है, कैप्टन ऑफ द शिप के ऊपर ऑब्लिगेशन है, जब वो इंडिया से बाहर छोड़ के जाएगा, इंडिया को छोड़ के जाएगा, तो दोस्तों वो इनकम टैक्स देकर जाएगा। वो इनकम टैक्स देके जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? सेक्शन नंबर 172 इज अबाउट नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस। दोस्तों अगर कोई नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस है तो उस इनकम पे टैक्स वो देकर जाएगा इंडिया में प्रीवियस ईयर में, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर में ही बीच में चला गया ना। नहीं समझे? 15 जून को ही अगर बीच में चला गया, बीच में से निकल गया, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या कहेगा? उस इनकम पे टैक्स दो और उसके बाद भागो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला 174, पर्सन लिविंग इंडिया। इंडिया छोड़ के जा रहे हो और वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है, इंडिया छोड़ के जा रहे हो, वापस आने की उम्मीद नहीं है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? इसको जिस डेट से अप्रैल 1 से 1 अप्रैल से लेकर जिस डेट पर आप जा रहे हो, पर्सन लीव कर रहा है इंडिया में, है ना, तो इस डेट से लेकर इस डेट तक जितनी भी इनकम कमाई है हम उसकी अगले साल वेट नहीं करेंगे, प्रीवियस ईयर में ही टैक्स देके जाओ। पर्सन लिविंग इंडिया सेक्शन नंबर 174। 172 क्या है? नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस। 174 एक है डिसोल्यूशन ऑफ एओपीबीओआई। डिसोल्यूशन ऑफ एओपीबीओआई। दोस्तों अगर कोई एसोसिएशन साल के बीच में कहीं जाके डिसॉल्व होती है, ये देख साल के बीच, साल का बीच है मान लो 15 जून को डिसॉल्व होती है, तो दोस्तों 1/4 से लेकर 15 जून तक जितनी भी अपनी इनकम कमाई है उस पर टैक्स कब देना होगा? प्रीवियस ईयर में ही देना होगा। अगले साल तक वेट नहीं करेंगे, प्रीवियस ईयर में ही देके जाओ। क्या ये बात सबको क्लियर है? क्या ये बात सबको क्लियर है? सेक्शन नंबर 175, ट्रांसफर या सेल ऑफ एसेट। दोस्तों अगर मैं कोई एसेट को ट्रांसफर कर देता हूं ड्यूरिंग द ईयर, मिड ऑफ द ईयर, तो बोलो बिगिनिंग 1 अप्रैल से लेकर मिड ऑफ द ईयर में जब मैंने एसेट बेचा, तो दोस्तों इस पीरियड की जो इनकम कमाई, उस इनकम पे टैक्स कौन देगा? कौन देगा? प्रीवियस ओनर देगा। और कब देगा? प्रीवियस ईयर में ही दे देगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो ट्रांसफर और सेल ऑफ एसेट के केस में अगर मिड ऑफ द ईयर में, साल के बीच में कभी जाके एसेट को बेचा जाता है, तो उस पे 1 अप्रैल से लेकर जिस डेट पर एसेट बेचा है उस पीरियड में जितना भी कमाई हुई है उस पीरियड पे टैक्स प्रीवियस ईयर में ही जाएगा एज पर सेक्शन 175। 176 क्या कहता है? डिसकंटिन्यूड बिजनेस। 176 क्या कहता है? डिसकंटिन्यूड बिजनेस। कहता है अगर बिजनेस बीच में कहीं डिसकंटिन्यू हो रहा है, कौन सी तारीख को? 15 जून को, तो भाई साहब फिर वही बात, 1 अप्रैल से लेकर 15 जून तक आपने जितना भी इनकम कमाया उस पर टैक्स कब देना होगा? प्रीवियस ईयर में ही देना होगा। प्रीवियस ईयर में ही देना होगा। क्या यह बात सबको क्लियर है? तो बताओ इन सारे सेक्शंस के अंदर एक ही बात कॉमन है, ये जो मैंने लिखा है 1 अप्रैल से लेकर जिस डेट पर आपका वो इवेंट हुआ उस पूरे पीरियड की इनकम आपको प्रीवियस ईयर में ही देके जानी है, इसलिए ये एक्सेप्शन है। कह रहा है सेक्शन 172 नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस, 174 पर्सन लिविंग इंडिया, 174A डिसोल्यूशन ऑफ एओपीबीओआई, 175 ट्रांसफर या सेल ऑफ एसेट।
एंड 176 डिसकंटिन्यूड बिजनेस। क्या ये बात सबको क्लियर है? ना दोस्तों, एक छापे वाले सेक्शन होते हैं, आपको याद होगा प्रीवियस ईयर, फॉर अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम। अनडिस्क्लोज मतलब जो ऐसी इनकम जो सोर्स आपको पता नहीं कहां से आया, आपके पास पाया गया। हाँ, आपके पास पाया गया, कैश क्रेडिट पाया गया। क्या पाया गया? कैश क्रेडिट पाया गया। ठीक है, अगर आपके पास कैश बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, शुभ चिंतक ने दे दिया है, तो दोस्तों ऐसे केस में वो इनकम मान ली जाएगी। क्या मान ली जाएगी? इनकम मान ली जाएगी, और उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। कोई जानता है टैक्स कितना है? 78%। कैश क्रेडिट्स होने पर अगर वो तुम्हारी इनकम मान ली जाएगी जिस साल में वो कैश क्रेडिट हुआ है। सेक्शन नंबर 69, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स। दोस्तों, अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स है जिसकी कोई सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन इज नॉट गिवन बाय द सेसी, यानी मेरे पास छापा पड़ने के बाद पता चलता है कि मेरे पास कुछ इन्वेस्टमेंट के पेपर पड़े हुए हैं, मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, मैंने यहां इन्वेस्ट किया, वहां इन्वेस्ट किया, बट मेरे पास उसका कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, सिर्फ सबूत है बट बैंक अकाउंट में कोई एंट्री नहीं है। तो ऐसे केस में वो आपसे पूछेगा, भाई साहब ये पैसा कहां से आया? तो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को हम बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स। क्या बोलते हैं इसको? अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स। ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं दोस्तों, जिसकी सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन असेसी नहीं देता है, पूछते हैं आपसे, अगर आप सेटिस्फाई कर दो तो ठीक, सेटिस्फाई करने के तरीके आप जानते हो, सेटिस्फाई कर दिया तो ठीक, नहीं कर पाए तो दोस्तों वो आपकी इनकम मानी जाती है, और उस इनकम पर क्या लगता है? टैक्स। अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स। सेक्शन नंबर 69A, अनएक्सप्लेन्ड मनी। आपके घर पे छापा पड़ा और अनएक्सप्लेन्ड मनी मतलब मनी पाई गई, हाँ, गोल्ड पाया गया, बुलियन पाया गया, तो ऐसे केस में दोस्तों जिस ईयर में वो पाया गया उस ईयर की वो इनकम मान ली जाती है। गवर्नमेंट कहता है, आपसे सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन पूछता है, अगर आप सेटिस्फाई कर दो तो ठीक, नहीं कर पाए तो वो उस साल वो जो गोल्ड है, वो जो इन्वेस्टमेंट है, वो जो मनी है, हाँ, जो पाया गया है आपके पास, वो तुम्हारी इनकम मान ली जाएगी और उस इनकम पे टैक्स लग जाएगा उसी ईयर के अंदर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सेक्शन नंबर 69B कह रहा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुली डिस्क्लोज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट्स विच इज नॉट फुली डिस्क्लोज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सिंपल सी बात है, कोई इन्वेस्टमेंट है जिसकी वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 40 लाख है। कितनी है? 40 लाख, बट बुक्स में रिकॉर्ड की गई है 20 लाख। अब गवर्नमेंट कहता है, भाई साहब ऐसे कैसे हो सकता है? 40 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 20 लाख में रिकॉर्ड कर रहे हो, इसका मतलब कुछ तो घपला है, क्योंकि व्हाइट में 20 लाख ही दिया होगा ना, बाकी 20 लाख किसमें दिया होगा? कैश में, इसलिए बुक्स में 20 लाख दिखाई हुई है इन्वेस्टमेंट, जबकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 40 होनी चाहिए थी। तो ऐसे केस में वो जो डिफरेंस है वो इनकम मान ली जाएगी और उस इनकम पर टैक्स लगा दिया जाएगा प्रीवियस ईयर में। क्या ये बात क्लियर है? अनएक्सप्लेन्ड। हाँ, आप एक्सप्लेनेशन दे दो बच जाओगे, बट एक्सप्लेनेशन होती नहीं ना। सेक्शन नंबर 69B। सेक्शन नंबर 69C, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर्स। ऐसा कोई खर्चा जो आपने अपनी, मतलब अब समझो ना कि भाई आप इनकम टैक्स वालों को तो अपनी औकात दिखाते हो जीरो, की औकात ही नहीं है कुछ, है ना, क्योंकि आईटीआर में आपको इनकम ही नहीं शो करते, बट सडनली आपने कुछ ऐसे खर्चे कर दिए जो आपने औकात से बाहर कर दिए। ऐसे खर्चे कर दिए तो इनकम टैक्स वालों की नजरों में आओगे कि नहीं आओगे? और अगर इनकम टैक्स वालों की नजरों में आ गए तो वो खर्चे तुम्हारी इनकम मान ली जाएगी और उस इनकम पर टैक्स लग जाएगा। सेक्शन नंबर 69C में अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर्स। क्या ये बात क्लियर है? सेक्शन नंबर 69D, अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी। अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी। अगर दोस्तों आपने बोरो किया, हुंडी एक इंस्ट्रूमेंट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह, अगर आपके पास, आपके बैंक, आपके पास तिजोरी में हुंडी इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है, बोरो किया था या रीपे किया था बाय वे ऑफ कैश, बाय कैश, तो दोस्तों गवर्नमेंट को इस बात से प्रॉब्लम है। कहना अगर कैश से पैसा यूज किया है, रीपे किया है या बोरो किया है और आपके पास वो पैसा पड़ा हुआ है या हुंडी इंस्ट्रूमेंट पड़ी हुई है, दोस्तों हम तुम्हारी इनकम मान लेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट को कैसे पता चलता होगा? क्योंकि बैंक अकाउंट में इसकी कोई एंट्री नहीं है, बट हुंडी के इंस्ट्रूमेंट मिल गए हमें। कहां से? आपके तिजोरी से। तो ऐसे केस में सेक्शन नंबर 69D अप्लाई हो जाएगा। दोस्तों ये सारे के सारे सेक्शंस में खासियत क्या है? कह रहा है इन सब सारे केसेस छापे वाले सेक्शंस है। कौन से सेक्शन है? छापे। जब छापे पढ़ते हैं ना तो ये सारे सेक्शंस खुल जाते हैं। सेक्शन नंबर 68 कैश क्रेडिट्स, 69 अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स, 69A अनएक्सप्लेन्ड मनी एक्सेट्रा, सेक्शन नंबर 69B amount of investment not fully disclosed in the books, 69C unexplained expenditures, 69D amount borrowed or repaid on हुंडी। कह रहा है इन सारे सिचुएशंस में आपको टैक्स पता है कितना देना पड़ेगा? 60% प्लस सरचार्ज 25%। सरचार्ज 25%, सरचार्ज इज टैक्स ऑन टैक्स। तो ये जो सरचार्ज लगता है ना 60 पे लगता है, तो 25% लगाओगे तो 15 बन जाएगा, हाँ या ना? ये बन गया 75 और फिर इस पर 4% सेस लगाओगे तो ये बनेगा 3, कुल मिला के बनेगा 78। क्या ये बात क्लियर है? तो 78% का टैक्स लग जाएगा, 22% छोड़ देंगे सिर्फ सूंघने के लिए। ठीक है जी, मजे लो। सेक्शन नंबर 68 फिर से मेरे पीछे पीछे याद करो। अनएक्सप्लेन्ड, सेक्शन नंबर 68 इज कैश क्रेडिट्स, 69 इज अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स,
69A is unexplained money. Section number 69B, amount of investment not fully disclosed. 69C, unexplained expenditures. और 69D, amount borrowed or repaid on hundi. अब इसी तरीके से वो याद कर लो जो नॉर्मल रूल के एक्सेप्शंस थे। नॉर्मल रूल के एक्सेप्शंस आते हैं सेक्शन नंबर 172 नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस, 174 पर्सन लिविंग इंडिया, 174 ए से याद करो एओपी डिसोल्यूशन ऑफ एओपी बीओआई, 175 ट्रांसफर ऑफ एसेट और 176 डिसकंटिन्यूड बिजनेस। इन सारी सिचुएशंस में प्रीवियस ईयर की इनकम टैक्स प्रीवियस ईयर में लग जाता है। क्या ये बात सबको क्लियर है? नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों, सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ। नाउ इनकम टैक्स लॉ के क्या सोर्सेज है, इनकम टैक्स लॉ कैसे कैसे बना दोस्तों? देखो पहला तो जरिया आप जानते ही हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961। और क्या जरिया है? फाइनेंस एक्ट। हर साल फाइनेंस एक्ट आता है, वो जो अमेंडमेंट्स लेके आता है वो भी इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाते हैं। इनकम टैक्स रूल्स 1962। सर्कुलर नोटिफिकेशन कौन इशू करता है? सीबीडीटी। कौन इशू करता है? सीबीडीटी। सेक्शन जानते हो, अभी अभी पढ़ाया मैंने। सर्कुलर नोटिफिकेशन का सेक्शन है 119, बोलो हाँ या ना। और इनकम टैक्स रूल्स के लिए सेक्शन नंबर 295। सीबीडीटी के पास पावर है रूल्स बनाने की और सर्कुलर नोटिफिकेशन इशू करने की। इज दैट क्लियर? और ये भी इनकम टैक्स लॉ का सोर्स है। अच्छा, हाई कोर्ट की जो जजमेंट्स होती है और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स होती है दोस्तों, ये भी इनकम टैक्स लॉ बन जाता है। हाई कोर्ट की जजमेंट्स और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, ये भी क्या बन जाता है? इनकम टैक्स लॉ। तो बताओ इनकम टैक्स लॉ के क्या क्या सोर्स है? इनकम टैक्स एक्ट 1961, फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स 1962, सर्कुलर नोटिफिकेशंस और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स। क्या मेरी बात क्लियर है? नाउ एक टॉपिक है दोस्तों, प्लानिंग, टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स मैनेजमेंट। इन चारों में क्या अंतर है? प्लानिंग मतलब लीगल वे टैक्स बचाने का, टैक्स इवेजन मतलब टैक्स की चोरी, इलीगल वे टैक्स बचाने का। टैक्स प्लानिंग में आप डिडक्शंस की बात कर सकते हो, सेक्शन नंबर 80C to 80U। इवेजन की बात करें, इलीगल रास्ता टैक्स बचाने का, इलीगल वे टू रिड्यूस टैक्स। आप टैक्स इलीगली रिड्यूस करते हो दोस्तों, उसको बोलते हैं टैक्स की चोरी करना। दोस्तों अगर कोई टैक्स की चोरी करता है, कैसे इनकम को सप्रेस करता है या खर्चे बढ़ा देता है, तो हम इसको टैक्स की चोरी बोलते हैं। अवॉइडेंस क्या है? अवॉइड करना मतलब लूपहोल्स, कानून में कोई कमियां होती हैं और कानून बनाने वाला इंसान है ना, इसलिए कानून में जो कमियां होती हैं उस कमियों का फायदा उठाकर आपने जो टैक्स अवॉइड किया है उसको हम क्या बोलते हैं? टैक्स अवॉइडेंस। क्या बोलते हैं उसको? टैक्स अवॉइडेंस। अवॉइडिंग टैक्स बाय टेकिंग द एडवांटेज ऑफ लूपहोल्स इन द एक्ट। इज दैट क्लियर? हम उसको टैक्स अवॉइडेंस बोलते हैं। अच्छा, टैक्स मैनेजमेंट क्या है? नाउ टैक्स मैनेजमेंट इज नथिंग बट प्रोसीजर टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ लॉ। जो कानून है उससे कंप्लाई करने को मैनेजमेंट बोलते हैं। मतलब आपकी मैनेजमेंट कितनी अच्छी है? आपकी मैनेजमेंट इतनी अच्छी है कि आप आईटीआर की कभी ड्यू डेट मिस नहीं करते हो, कभी जीएसटी की ड्यू डेट मिस नहीं करते हो, इसको बोलते हैं टैक्स मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं इसको? टैक्स मैनेजमेंट। तो याद करें, प्लानिंग इज लीगल वे टू रिड्यूस टैक्स, इवेजन इज टैक्स की चोरी, इलीगल वे टू रिड्यूस टैक्स, अवॉइडेंस इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ लूपहोल्स ऑफ द इनकम टैक्स लॉ, और टैक्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ लॉ। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अगला टॉपिक आ जाता है दोस्तों, बेसिस ऑफ चार्ज, सेक्शन नंबर 4। ये रीढ़ की हड्डी है, इनकम टैक्स चार्जिंग सेक्शन है। कहता है इनकम टैक्स लगता है तो इसी वजह से लगता है। इट प्रोवाइड्स दैट टैक्स शैल बी चार्ज एट द रेट्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर द ईयर बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट। यानी रेट कौन देता है? एनुअल फाइनेंस एक्ट। यस और नो? अभी कौन सा फाइनेंस एक्ट चल रहा है? फाइनेंस एक्ट 2024, और उसके शेड्यूल 1 के पार्ट 1, 2, 3, 4 आपको याद होगा, अभी अभी हमने पढ़ा था। पार्ट 1 में क्या था? टैक्स के रेट्स। बच्चों उसी रेट की बात कर रहा है, उसी के अंदर फाइनेंस एक्ट के अंदर रेट्स दिए जाते हैं और वही रेट्स का जो है उसी रेट्स के बेसिस पर हमारा टैक्स लगता है। तो टैक्स शैल बी चार्ज एट द रेट्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर द ईयर बाय एनुअल फाइनेंस एक्ट। द चार्ज इज ऑन एवरी पर्सन। किस पे लगता है? पर्सन पे। पर्सन कौन है? सेक्शन 2 क्लॉज 31। पर्सन कौन है? सेक्शन 2 क्लॉज 31। सेक्शन 2 क्लॉज 31 यानी इंडिविजुअल, एचओएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी और एवरी अदर आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। टैक्स इज चार्जेबल ऑन टोटल इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड नॉट ऑन असेसमेंट ईयर। यस, सही बात है। टैक्स जो लगता है वो प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स लगता है, असेसमेंट ईयर की इनकम में नहीं लगता है। प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स प्रीवियस ईयर में लग जाता है, असेसमेंट ईयर तक नहीं जाती है बात। अच्छा, इसके कोई एक्सेप्शन है? हाँ, प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स प्रीवियस ईयर में लग जाता है। देखो तो टोटल इनकम तो कौन अर्न करते हैं? प्रीवियस ईयर में। हालांकि टैक्स असेसमेंट ईयर में लगता है, नॉर्मल रूल की बात करें, नॉर्मल रूल की बात करें अगर तो। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस वेयर प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स प्रीवियस ईयर में लग जाता है। सेक्शन नंबर 172, 174, 174A, 175 और 176 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 बोलता है कि जो रेट लगते हैं इनकम टैक्स के वो लगते हैं एज पर फाइनेंस एक्ट, जो शेड्यूल 1 के पार्ट 1 के अंदर दिया हुआ है। नंबर 2, द चार्ज इज ऑन एवरी पर्सन। नंबर 3, टैक्स इज चार्जेबल ऑन टोटल इनकम अर्न्ड बाय एसएससी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, है ना?
और प्रीवियस ईयर में जो कमाएगा वो टैक्स कब देगा, असेसमेंट ईयर में। ऐसा ही होता है ना, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस जहां पे प्रीवियस ईयर की इनकम में टैक्स प्रीवियस ईयर में ही लग जाता है। इज दैट क्लियर? टैक्स शैल बी लेविड इन अकॉर्डेंस विद एंड सब्जेक्ट टू द वेरियस प्रोविजंस कंटेन्ड इन द एक्ट। एक्ट के अंदर जो भी टैक्स के जो कानून है, जो टैक्स का रूल दिया हुआ है कि कैसे टैक्स कंप्यूट करना है, वो एक्ट के अंदर दिया हुआ है। तो टैक्स शैल बी लेविड इन अकॉर्डेंस विद एंड सब्जेक्ट टू द वेरियस प्रोविजंस कंटेन्ड इन द एक्ट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये 4 बातें आपको ध्यान देनी है जब भी क्वेश्चन आ जाए सेक्शन नंबर 4 पे। बच्चों, स्टेप्स टू लेवी टैक्स ऑन इनकम। नाउ इनकम पे टैक्स लगाने के लिए कुछ स्टेप्स का हमें ध्यान रखना है, विच इज स्टेप नंबर 1। सबसे पहले आपको क्या करना है, रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है। क्योंकि आप अगर रेजिडेंट हो तो आप ज्यादा टैक्स देते हो, नॉन रेजिडेंट्स जो है वो कम टैक्स देते हैं। क्या टैक्स के रेट्स में फर्क है? नहीं नहीं नहीं, रेजिडेंट्स हर तरह की इनकम पे टैक्स इंडिया में देते हैं। कहीं से भी इनकम कमाएंगे टैक्स इंडिया में देंगे। नॉन रेजिडेंट्स सिर्फ उसी इनकम पे टैक्स इंडिया में देते हैं जो इंडिया में कमाते हैं या फिर वो इंडिया में रिसीव करते हैं। तो डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस हमारा पहला स्टेप है। नंबर 2, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम्स अंडर डिफरेंट हेड। क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड। तो बच्चों मेरे 5 तरह की इनकम्स है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। बच्चों मेरी जितनी भी इनकम्स है मैं उनको क्लासिफाई करता हूं इन 5 तरह में। भाई अगर मैं जॉब कर रहा हूं 2 जगह से जॉब, तो मेरी सैलरी इनकम है। मेरा रेंट आ रहा है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है। बिजनेस से मैं कुछ 2-3 तरह के बिजनेस कर रहा हूं, स्पेकुलेशन बिजनेस भी कर रहा हूं, स्पेसिफाइड बिजनेस भी कर रहा हूं, तो वो इनकम पीजीबीपी में जाएगी। प्रोफेशन भी कर रहा हो सकता हूं। कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, सब इसी में क्लासिफाई होगा। अदर सोर्सेस, डिविडेंड, इंटरेस्ट, गिफ्ट, विनिंग्स, ये सब इनकम कहां जाएगी, अदर सोर्सेस में। क्या ये बात सबको क्लियर है? क्या ये बात सबको क्लियर है? तो दोस्तों क्लासिफाई करना है। स्टेप नंबर 1 रेजिडेंशियल स्टेटस। स्टेप नंबर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड। स्टेप नंबर 3 कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड। उस पर्टिकुलर हेड के अपनी अपनी डिडक्शन होती है, पता है? सैलरी के अंदर आप डिडक्शन पढ़ोगे सेक्शन नंबर 16 में। आप तो रिवाइज कर रहे हो ना, तो बोलो याद है कि नहीं याद है? सैलरी में 16, पीजी हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन नंबर 24, पीजीबीपी में सेक्शन नंबर 30 से लेकर 38 तक सब डिडक्शंस की सेक्शन। कैपिटल गेन में सेक्शन नंबर 54, अदर सोर्सेज में सेक्शन नंबर 57, ये सब डिडक्शंस के सेक्शन है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इसलिए वो सब एडजस्ट करने के बाद हम इनकम निकालेंगे, हेड वाइज इनकम कंप्यूट करेंगे। कर लिया सर, कुछ क्लबिंग तो नहीं है? हाँ क्लबिंग हो सकती है ना, कि माइनर है, माइनर की इनकम पेरेंट की इनकम में क्लब होती है ना। स्पाउस की इनकम, अगर आपने स्पाउस को कोई इनकम पैसा एसेट ट्रांसफर किया है तो उससे जो इनकम होगी वो भी आपकी इनकम में क्लब हो जाएगी। तो स्टेप नंबर 4 इज क्लबिंग ऑफ इनकम। स्टेप नंबर 5 सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सेट ऑफ एंड कैरी, कोई लॉसेस है तो लॉसेस को इनकम के साथ क्या हम कर देंगे, सेट ऑफ कर देंगे। ठीक है, अलग अलग चैप्टर है, बताओ हाँ या ना। सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस निकाला, फिर इनकम निकाली अंडर डिफरेंट, नहीं क्लासिफाई किया इनकम्स को अलग अलग हेड में। फिर तीसरा टोटल किया उनके हेड वाइज कंप्यूट किया। चौथा क्लबिंग, पांचवा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। सिक्स्थ कंप्यूटेशन ऑफ जीटीआई। जीटीआई क्या है? सम ऑफ ऑल हेड्स। सारी हेड्स का जब सम कर देते हैं ना, हम इसको ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं सबको? ग्रॉस टोटल इनकम। इज दैट क्लियर? ग्रॉस टोटल इनकम इज सम ऑफ ऑल हेड्स। ठीक है, डिडक्शंस, ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन अगर हम क्लेम कर ले फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, है ना, 80C से लेकर 80U की एक लिस्ट है, वो डिडक्शन अगर मैं क्लेम कर लेता हूं तो वो डिडक्शन उसमें से माइनस हो जाएगी जीटीआई में से, और फिर क्या आ जाएगी, टोटल इनकम। और उसी टोटल इनकम पे दोस्तों हमें टैक्स देना होता है। तो स्टेप नंबर 7 इज डिडक्शंस, स्टेप नंबर 8 इज टोटल इनकम। स्टेप नंबर 9 क्या है? एप्लीकेशन ऑफ टैक्स रेट। स्टेप नंबर 9 क्या है? एप्लीकेशन ऑफ टैक्स रेट। तो टैक्स रेट अप्लाई होगा, इंडिविजुअल का होगा, एचयूएफ का होगा, कंपनी का होगा, फर्म का होगा, दैट डिपेंड्स। ठीक है, तो टैक्स रेट लगाएंगे स्टेप नंबर 9 में, एप्लीकेशन ऑफ टैक्स रेट। स्टेप नंबर 10 टैक्स रेट लगने के बाद दोस्तों सरचार्ज ऐड कर देंगे। अगर सरचार्ज है तो ऐड कर देंगे, अगर रिबेट मिलनी है तो रिबेट माइनस कर देंगे, सेस है उसी के अंदर। अच्छा, उसके बाद सरचार्ज या रिबेट दोनों हो सकते हैं क्या? नहीं, रिबेट मिलता है, आपको याद होगा ओल्ड रिजीम में 5 लाख, न्यू रिजीम में 7 लाख, तो वो उतने तक की इनकम पे रिबेट मिलता है। सरचार्ज तो लगता है जब इनकम 50 लाख से ज्यादा होती है, तो दोनों में से कोई एक ही लगेगा, या तो सरचार्ज लगेगा या रिबेट लगेगा। तो अगर सरचार्ज है तो सरचार्ज ऐड कर दो, रिबेट है तो रिबेट को टैक्स में से माइनस कर दो। क्या ये बात क्लियर है? फिर इसके बाद हेल्थ एजुकेशन से ऐड कर दो। स्टेप नंबर 12 क्या है? अगर एएमटी लगता है तो चेक करो, कंप्यूट एएमटी इफ एनी। मतलब अगर तुम्हें लगता है कि वो एप्लीकेबल है, क्योंकि एएमटी सब पर एप्लीकेबल नहीं होता। अगर तुम्हारी टोटल इनकम 20 लाख से ज्यादा होती है ना, तब एएमटी एप्लीकेबल होता है, और वो भी ओल्ड रिजीम लेने पर। नए रिजीम में तो है ही नहीं एएमटी। क्या ये बात क्लियर है? ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। स्टेप नंबर 13 एग्जामिन वेदर टू पे टैक्स अंडर डिफॉल्ट रिजीम या ओल्ड रिजीम। सही बात है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है भाई। यहीं पर आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आपको ओल्ड रिजीम से टैक्स पे करना है या न्यू रिजीम से टैक्स पे करना है। स्टेप नंबर 13 है ये।
ठीक है, यहां पर आपने ओल्ड रिजीम नए रिजीम को देख लिया, चेक करा कि किस में टैक्स कम बनता है, आप तो उसी अकॉर्डिंगली टैक्स दोगे गवर्नमेंट को। स्टेप नंबर 13। स्टेप नंबर 14, एडवांस टैक्स या टीडीएस। अगर आपके एडवांस टैक्स या टीडीएस कटे हैं तो भाई साहब जब आप आईटीआर भरते हो तो आप अपनी इनकम शो करते हो, अपनी इनकम शो करते हो कि नहीं? हाँ सर। टैक्स शो करोगे कि नहीं? बिल्कुल शो करोगे। इनकम पे टैक्स निकल के आ जाएगा, और जो उसमें से एडवांस टैक्स या टीडीएस है वो क्या कर देंगे? एडजस्ट कर देंगे। भाई अगर टैक्स बनता है 1 लाख और एडवांस टैक्स टीडीएस आपका 60,000 कटा है तो आपको 40,000 रुपए का और टैक्स पे करना पड़ेगा कि नहीं? ये बन जाएगा पेबल, ये बन जाएगा पेबल। और अगर एडवांस टैक्स टीडीएस ज्यादा है टैक्स से, इससे ज्यादा है, ज्यादा कटा है, तो ऐसे केस में वो रिफंडेबल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रिफंडेबल। क्या ये बात क्लियर है दोस्तों? तो अगर एडवांस टैक्स ज्यादा है, टीडीएस ज्यादा है, किससे? टोटल टैक्स से, जो आपका टैक्स बनता है उससे भी ज्यादा कटा है, तो ऐसे केस में वो रिफंडेबल बन जाएगा। और अगर वो टैक्स कम है तो दोस्तों डिफरेंस अमाउंट पेबल बन जाएगा। स्टेप 15 स्टेप समझ में आ गए कि नहीं? एएमटी क्या होता है बेटा? अलग टॉपिक है। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स अलग टॉपिक है, इसकी भी रिवीजन क्लास फास्ट ट्रैक क्लास के अंदर मैं कवर करूंगा। वैसे फास्ट ट्रैक क्लास इज फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने सब कुछ पढ़ा हुआ है पहले, तो अगर एक बार पढ़ के आओगे तो ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, आगे आ जाओ। 15 स्टेप्स, तो एक बार फिर से बोल देते हैं सारे 15 स्टेप एक बार फिर से। सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे। नंबर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स। नंबर 3 कंप्यूटेशन ऑफ हेड वाइज, कंप्यूटेशन कर दो हेड वाइज। नंबर 4 क्लबिंग। नंबर 5 सेट ऑफ। नंबर 6 कंप्यूटेशन ऑफ जीटीआई। नंबर 7 डिडक्शंस। नंबर 8 टोटल इनकम। नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ टैक्स रेट। नंबर 10 सरचार्ज या रिबेट। नंबर 11 सेस। नंबर 12 कंप्यूटेशन ऑफ एएमटी, अगर ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स लग रहा है तो चेक करेंगे। स्टेप नंबर 13 एग्जामिन वेदर टू पे टैक्स एज पर डिफॉल्ट regime और एज पर ओल्ड regime। आपको चेक करना है कि क्या आपको डिफॉल्ट regime के हिसाब से टैक्स देना है या फिर आपको ओल्ड regime से। तो दोस्तों डिफॉल्ट regime या ओल्ड regime ये आपको चेक करना है, तो आपको टैक्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और फिर स्टेप नंबर 14 आपको देखना है कि आपका कितना एडवांस टैक्स या टीडीएस गया है। जो भी एडवांस टैक्स टीडीएस गया है वो आप वहां पे डिटेल लिखोगे, और फिर पेबल बच जाएगा या रिफंडेबल। क्या ये बात सबको क्लियर है? क्या ये बात सबको क्लियर है? दोस्तों हमारा आखिरी टॉपिक रह जाता है मैक्सिमम मार्जिनल रेट, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 29C। मैक्सिमम मार्जिनल रेट का मतलब है द रेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज एप्लीकेबल इन रिलेशन टू हाईएस्ट स्लैब। हाईएस्ट स्लैब इन केस ऑफ इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, इन पे जो हाईएस्ट रेट लगता है ना, वो वाला रेट को हम मैक्सिमम मार्जिनल रेट बोलते हैं। जैसे कि डिफॉल्ट regime की अगर हम बात करें तो डिफॉल्ट regime में मैक्सिमम मार्जिनल रेट क्या लगता है पता है? 30%। डिफॉल्ट मतलब न्यू regime 115 बीएससी है ना, 115 बीएससी डिफॉल्ट regime। उस पे टैक्स का हाईएस्ट रेट क्या है आपको जानते हो? 30%। सरचार्ज लगेगा 25% ऑन 30% विच इज 7.5, और फिर टोटल हो गया 37.5। फिर इसके बाद सेस, सेस है 4%, ये लगेगा 37.5 पे, 1.5 बन जाएगा, टोटल हो गया 39%। क्या ये बात क्लियर है? ओल्ड regime की अगर हम बात करें टैक्स का रेट है 30%, सरचार्ज लगेगा 37% जो कि हाईएस्ट रेट है, 37% ऑन 30% विच इज 11.1, टोटल हो गया 41.1। सेस लगा दोगे 4% ऑन 41.1 विच इज इक्वल टू 1.644, टोटल हो जाएगा 42.744%। क्या ये बात क्लियर है? तो स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर दोस्तों, फास्ट ट्रैक लेक्चर नंबर 2। इसमें टैक्स रेट्स हम करना था आज। पहले वाली क्लास में मैंने आपके साथ टैक्स के बेसिक्स किए थे डिस्कस। टैक्स रेट्स के अंदर टैक्स रेट्स फाइनेंस एक्ट 2024 आप लोग जानते हैं टैक्स रेट्स 2 प्रकार के होते हैं, एक स्लैब रेट होता है और एक फ्लैट रेट होता है। बोलो हाँ या ना? एक स्लैब रेट होता है और एक फ्लैट रेट होता है ना? अब जो स्लैब रेट होता है आप लोगों ने याद है वो डेफिनेशन किया था इंडिविजुअल। इंडिया जीत गई, हाँ इंडिया जीत गई। चलो अभी तक इंडिया जीत गई, मैं भी मैच देख रहा था और सही टाइम पे हमने क्लास स्टार्ट करी है। इस वक्त मैच का चक्कर खत्म हो चुका है, हम जीत गए हैं, तो पॉजिटिव इंटेंट के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बता दो स्लैब रेट्स जो है वो किस किस पे लगता है? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी पर। और फ्लैट रेट कंपनी, फर्म और लोकल अथॉरिटी पर। याद है कि नहीं याद है? तो पर्सन की डेफिनेशन होती है सेक्शन 2 क्लॉज 7 में, और वो जो डेफिनेशन 2 क्लॉज 31 में, और वो जो डेफिनेशन है वो उनके अंदर पर्सन को इस प्रकार डिवाइड किया जाता है कि किसके ऊपर स्लैब रेट लगेगा, किस पे फ्लैट रेट लगेगा। अभी हम बात कर रहे हैं स्लैब रेट्स की, और अगर मैं स्लैब रेट की बात करूं तो मैं बात कर रहा हूं स्लैब रेट के अंदर ओल्ड regime की। अगर मैं स्लैब रेट में ओल्ड regime की बात कर रहा हूं उसके अंदर आता है रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, एज बिलो जिसकी 60 ईयर्स हो, यानी जिनकी एज 59 है, या फिर वो नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं, या फिर एचयूएफ है, एओपी, बीओआई, एजेपी। बच्चों आपको मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूं आज, चिंता नहीं करनी, आज क्वेश्चंस प्रैक्टिस होगा। बच्चों क्या है ये स्लैब? स्लैब कहता है
कि 2.5 लाख रुपए तक तो टैक्स लगेगा ही नहीं। कितने रुपए तक? 2.5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, ये किन के लिए? जिनकी उम्र 60 से कम है, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, कोई भी एज हो, HOF, AOP, BOI और AJB, है ना? सब लोग जानते हो, इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। AOP, BOI क्या होते हैं। 2.5 लाख से लेके 5 लाख रुपए पर 5%, 5 लाख से लेके 10 लाख पर 20% और अबव 10 लाख पर 30%। आप लोग जानते हैं, हम लोग दो तरह के रिजीम्स होते हैं इसके अंदर। अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? ओल्ड रिजीम की। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? रेजिडेंट इंडिविजुअल्स प्लस सेस, ठीक है। अगर मैं बात करूं रेजिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए, जिनकी एज कितनी होती है? 60 और अबव, बट 80 से बिलो होती है, तो वो लोग भी इसी कैटेगरी में कवर होते हैं। यस सारिका, यस, ठीक है। तो वो भी इसी के अंदर कवर होते हैं जिनकी एज 60 या उससे ज्यादा होती है बट 80 से कम होती है। अच्छा, इसके अंदर एक खासियत है इस वाले पॉइंट में, जहां पर मैंने ये बात यहीं पे लिख दी कि अगर आपका बर्थ डेट 31 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर को फॉल कर रहा है या 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर को फॉल कर रहा है, तो गवर्नमेंट कहता है, हम ये क्लैरिफिकेशन देते हैं कि आपका प्रीवियस ईयर में ही सीनियर सिटीजन मान लिया जाएगा। मतलब आप मान लिए जाओगे कि आप प्रीवियस ईयर में ही 60 साल के हो गए थे। मतलब 1 अप्रैल जो कि अगला साल है असेसमेंट ईयर, अगर उसमें भी जन्मदिन होता है तो मान लिया जाएगा कि आप प्रीवियस ईयर में ही 60 साल के हो गए थे। यस और नो? सर, इस सीनियर सिटीजन का स्लैब क्या है? सीनियर सिटीजन का स्लैब है 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 से लेके 5 लाख पर 5%, 5 लाख से 10 लाख पर 20 और अबव 10 लाख पर 30। मैं जैसे ही ये खत्म हो जाएगी ना वीडियो में, आपको उसके बाद ये शेयर कर दूंगा, क्योंकि मैंने ना इसके अंदर आंसर्स भी देने हैं। तो इसके अंदर मैंने आंसर्स के लिए जगह छोड़ी हुई है, वो आपके सामने करूंगा प्रैक्टिस। तो आंसर्स जब कर लेंगे तो फिर उसके बाद मैं सेव करके फाइल मैं आपको शेयर करूंगा टेलीग्राम चैनल पर। जल्दी से जल्दी ज्वाइन करना। अच्छा, प्लस तो ये 3 लाख रुपए वाला सीनियर सर्जन वाला स्लैब सबको समझ में आता है? सब कुछ सेम है, सिर्फ वहां पे 2.5 लाख था, यहाँ 3 लाख है। फिर अगर आ जाओ आगे, तो मैं बात करता हूं रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन के लिए। रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन वो लोग हैं जिनकी एज 80 या उससे ज्यादा है। और इसमें भी सेम बात है कि अगर आपका बर्थ डेट 31 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर या असेसमेंट ईयर के 1 अप्रैल को फॉल करता है, तो हम मान लेंगे कि आप प्रीवियस ईयर में 80 साल के हो चुके हो। यानी आपके ऊपर कौन सा स्लैब लगेगा? सुपर सीनियर वाला स्लैब लगेगा। और सुपर सीनियर वाला स्लैब क्या है बच्चों? 5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं है, 5 से लेकर 10 लाख पर डायरेक्ट 20%, और अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो 30% प्लस सेस तो लगेगा ही। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, 5 लाख तक 0, 5 से 10 पे 20, अब 10 पे 30। आओ दोस्तों, मैंने कुछ क्वेश्चन साथ साथ ही इसके अंदर बना रखे हैं, तो मैं आपके साथ वो क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं। 15 लाख रुपए की इनकम है। जरा क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। प्रैक्टिस चाहिए ना साथ साथ। मिस्टर जय, एज 55 ईयर्स, रेजिडेंट है और टोटल इनकम 15 लाख है। टैक्स निकालना है, तो बताओ कैसे निकालोगे? हाँ जी, बताओ कैसे निकालेंगे? इसको मैं ब्लू से ही करता हूं ताकि आपको सेग्रीगेट रहे कि ये आंसर है। तो 15 लाख पर टैक्स निकालना है, तो कैसे निकालोगे? पहले बताओ स्लैब कौन सा लगेगा? स्लैब नंबर 1 लगेगा। 2.5 लाख रुपए तक टैक्स ही नहीं है, टैक्स ही नहीं है 2.5 लाख तक। तो ये तो हो गया नील। फिर इसके बाद 2.5 लाख से लेके 5 लाख, यानी अगले नेक्स्ट कितने? 2.5 लाख। इस पे कितना? 5%, कितना आ गया? 12,500। ठीक है। फिर 5 लाख से लेके 10 लाख, यानी अगले 5 लाख रुपए पर कितना टैक्स रेट? 20%। कितना आ गया? 1 लाख रुपए। 10 लाख रुपए की इनकम पे हो गया ना। बैलेंस कितना बच गया? 5 लाख बच गया। इस 5 लाख पर कितना रेट लगेगा? तो 2.5, 2.5, 2.5, 5 और 10 हो गए 15। इस 5 लाख पे कितना लगेगा? 30%। ये कितने हो गए? 1.5 लाख रुपए, है ना? तो 15 लाख रुपए पर टैक्स निकल आया कि नहीं? 5 लाख पे 30%, 1,50,000 हो गया, और 5 लाख पे 20%, और ये पूरे 15 लाख रुपए हो गए। तो ये हो गए 2,62,500। फटाफट कैलकुलेट करके बताओ। सेस लगाएंगे 4%, तो ये आया 2,62,500 का 4%, 10,500, और ये आ गया मेरा टोटल टैक्स 2,73,000। इज दैट क्लियर एवरीवन?
बेटा ये क्लासेस सीए, सीएमए और सीएस सारे बच्चों के लिए है, ठीक है। ये फास्ट ट्रैक क्लास सबके लिए है। इज दैट क्लियर? अतुल आगे आ गए। नाउ क्वेश्चन हम लोगों ने क्योंकि ऑलरेडी 3 स्लैब अब डिस्कस कर लिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर विकी एज 86 ईयर्स है, नॉन रेजिडेंट है, टोटल इनकम 42 लाख। जरा फटाफट बता दो कौन सा वाला स्लैब लगाओगे। 86 ईयर्स है ना, तो सीनियर सिटीजन सर, सुपर सीनियर सिटीजन 80 प्लस वाला है ना, जहां पे 5 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट पड़ा था। गलत जवाब, नॉन रेजिडेंट है, जान के डाला गया, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या आंसर होगा बताओ। 42 लाख रुपीस की अगर आपकी इनकम है तो नॉन रेजिडेंट है तो पहले वाला स्लैब ही लगेगा। तो बताओ पहले 2.5 लाख रुपए पर टैक्स कितना है उस केस में, नील। फिर 2.5 लाख से लेके 5 लाख रुपए पर अगले 2.5 लाख पे 5%, विच इज 12,500, है कि नहीं। फिर अगले 5 लाख रुपए पर 20%, यानी कितना हो गया 1 लाख रुपए। आगे 10 लाख रुपए की और टैक्स लगा दिया, बट टैक्स इनकम तो आपकी 42 लाख है, तो बैलेंस कितना बचा 32 लाख। इस 32 लाख पे टैक्स कितना लगेगा 30%। जरा बता दो 32 लाख पे 30% कितना हुआ 9,60,000। फटाफट कैलकुलेट करते रहो, आपको करना है, मुझे नहीं करना है, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे लिए कर रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस करो। 10,72,500। देखो भाई, अगर आगे से बच्चे कम आने स्टार्ट होंगे ना तो मैं तो रिकॉर्डेड देना स्टार्ट कर दूंगा, फिर आप रिकॉर्डेड ही देखना, क्योंकि अभी तो पिछली क्लास से बच्चे बड़े कम हो गए। मुझे रीजन समझ में नहीं आ रहा, मैंने ऐसा क्या बुरा पढ़ा दिया या क्या गलत कर दिया, ठीक है। अगर बच्चे कम आ रहे हैं तो फिर मैं रिकॉर्डेड में चला जाऊंगा बेटा, ठीक है। फिर आप रिकॉर्डेड ही देखना, क्योंकि लाइव आने में क्या है, टाइम की कमिटमेंट हो जाती है, तो मैं रिकॉर्डेड दे दूंगा, वो ज्यादा बेटर हो जाता है, ठीक है जी। अगर आप लोग अगली क्लास में और बच्चे नहीं आए तो मेरे को नेक्स्ट क्लास से करना पड़ेगा। इसका 4% 42,900, 10,72,500 आ गया ना। हाँ, इस पे 4% आ गया 42,900। आपका काम यह है कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ये हो गई 11,15,400। दैट्स इट, खत्म। ये आ गया हमारा टैक्स लायबिलिटी, ठीक है जी। बताओ बताओ समझ में आया कि नहीं, आगे बढ़े क्या। हाँ सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आप लोग तो प्रैक्टिस कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 3, एज 86 ईयर्स। अब यहां पे लिखा है ना रेजिडेंट है, ओके अब रेजिडेंट है, ठीक है। अब रेजिडेंट है 86 ईयर्स, मतलब 5 लाख रुपए तक जीरो। तो बताओ क्या करेंगे, पहले 5 लाख पर टैक्स कितना आ गया 0। आकांक्षा बेटा मुझे पहले यह बताओ कि आपको किसने बोला कि इंटर सीएमए इंटर का नहीं है। मैंने अपने शुरुआत में ही बता दिया गया था कि ये क्लासेस सबके लिए हैं। क्या ये क्वेश्चन आप लोग नहीं, आपके लिए नहीं है, ये किसके लिए करा रहा हूं मैं बताओ। सबके लिए भाई। हाँ बेटा सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। अब इधर देखो 5 लाख रुपए तक टैक्स हो गया नील। फिर 5 से लेकर 6.5, यानी अगले कितने, नेक्स्ट कितने 1.5 लाख, इस पर कितना जाएगा 5%, विच इज 7,500 रुपए। खत्म। इसके बाद क्या लगाना है, सेस 4% का, 300। तो ये हो गया 7,800 की टैक्स लायबिलिटी। एनी डाउट, 7,800 की टैक्स लायबिलिटी, एनी डाउट। आसान है ना। सबसे पहले आपको बस ये देखना है कि स्लैब कौन सा लगेगा, वहीं पे गलती कर जाते हो, ठीक है। आओ दोस्तों मैं आगे बढ़ जाता हूं। रिबेट, बच्चों ओल्ड रिजीम की बात हो रही है। ओल्ड रिजीम में रिबेट सेक्शन नंबर 87A में मिलता है। अब उसमें रिबेट जो है वो कितना मिलता है, हर रेजिडेंट इंडिविजुअल कैन क्लेम अ टैक्स रिबेट ऑफ अप टू 12,500 अगर तुम्हारी टोटल इनकम
5 लाख रुपए तक की है। याद रहे रिबेट किसको मिलता है, याद रहे रिबेट किसको मिलता है, रेजिडेंट इंडिविजुअल को। और कितने रुपए का रिबेट मिलता है, अप टू 12,500, अप टू 12,500। अगर तुम्हारी इनकम कितने रुपए तक रहती है, 5 लाख रुपए तक रहती है, तो रिबेट मिलता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, आओ इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको भी। अब बताओ, रिबेट मिलता है अगर आपकी इनकम 5 लाख होती है। देखो मिस रानी की एज है 63, टोटल इनकम 4,90,000 है, ठीक है। अब आप बताओ 4,90,000 है तो टैक्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि एज क्या है 63, मान के चलते हैं रेजिडेंट है, तो बताओ एज 63 है तो सीनियर सिटीजन वाला स्लैब लगेगा, और उस स्लैब के मुताबिक पहले 3 लाख रुपए पर टैक्स नहीं लगेगा। बोलो, पहले 3 लाख रुपए पर टैक्स नहीं लगेगा, और फिर 3 लाख रुपीज से लेकर 5 लाख रुपए पर 5% लगता है ना, बट 3 से 490 पे ही लग पाएगा, क्योंकि आपकी इनकम तो उससे भी कम है। तो 190 पे 5% विल बी कितना बना, 1,90,000 पे 5% विल बी 9,500। ओके ओके, प्लस, अच्छा अब ये 9,500 आ गया ना, क्योंकि आपकी इनकम 5 लाख से क्या है, कम है, इसलिए आपको क्या मिल जाएगा, रिबेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, रिबेट। यहां पे आपको रिबेट मिल जाएगा दोस्तों अंडर सेक्शन 87A। दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल सीए, सीएमए एंड सीएस स्टूडेंट्स। बच्चों मेरी पिछली क्लासेस जाके देखो, मेरी अनाउंसमेंट देखो, उसमें सब बताया गया है, ठीक है। और मैं इस बात का बिल्कुल ध्यान देता हूं कि सीएमए के कोर्स में क्या है, सीए के कोर्स में क्या है और सीएस के कोर्स में क्या है। इस बात की आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, अभी सब कुछ कॉमन चल रहा है। तो मुझे बताओ 87A का रिबेट 12,500 तक रिबेट मिलता है ना, तो यहां पर टैक्स ही तुम्हारा 9,500 है, तो रिबेट भी कितना मिलेगा, 9,500, तो टैक्स कितना हो गया, 0। समझ में आया कि नहीं? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बढ़ जाते हैं आगे दोस्तों। सरचार्ज, सरचार्ज का रेट की अगर हम बात करें, विच इज एडिशनल टैक्स। बच्चों सरचार्ज किस पे लगता है, हर इंडिविजुअल रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, एचओएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी, जिसकी टोटल इनकम स्पेसिफाइड लिमिट से क्या है, ज्यादा होती है ना, दे आर लायबल टू पे सरचार्ज। कितना, अगर टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो सरचार्ज का रेट है 10%। अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज का रेट है 15। अगर टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तो 25, और 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37। फिर से बोलो, टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो 10, 1 करोड़ से ज्यादा है तो 15, 2 करोड़ से ज्यादा है तो 25, 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37। ये जानते तो आप हो ही, प्रैक्टिस कर लेते हैं इस पर भी। एक क्वेश्चन है मिस्टर ब्रिजेश, जिसकी एज 65 ईयर्स है, रेजिडेंट है, टोटल इनकम 3.5 करोड़ है। आपको इनका टैक्स निकालना है। क्या निकालना है, टैक्स। तो निकाले टैक्स, बताओ, आओ। पहले तो स्लैब बताओ कौन सा लगेगा, 65 ईयर्स का रेजिडेंट का, यानी सीनियर सिटीजन वाला स्लैब लगेगा। तो पहले 3 लाख रुपए पर टैक्स कितना लगेगा, नील, है ना। पहले 3 लाख रुपए पर नील, फिर 3 से लेकर 5 लाख पर कितना, 5%। बोलो, 3 से 5 पे 5%, यानी अगले कितने हुए, 2 लाख रुपए। उस 2 लाख रुपए पर 5% विल बी 10,000 रुपए, है ना। फिर 5 से लेकर 10 लाख, यानी अगले 5 लाख फिर 20% का टैक्स, विच इज 1 लाख रुपए। बच्चों ठीक है, मेरी इनकम तो 3.5 करोड़ है, मेरी इनकम तो 3.5 करोड़ है, तो 10 लाख तक तो टैक्स निकाल दिया। अब बाकी के बैलेंस कितने में बचे, बैलेंस बचा 3 करोड़ 40 लाख। यस और नो, 3 करोड़ 40 लाख। तो इस 3 करोड़ 40 लाख पे 30% का टैक्स लगेगा, कितना, ये बना 1 करोड़ 2 लाख रुपए। ठीक है जी, प्लस इसको ऐड कर दो, कितने आ गए, 1 करोड़ 3 लाख
10,000 रुपए। भाई कहीं पे भी मुझसे मिस्टेक हो रही हो तो बताना है आपको, आपका काम है, ठीक है। करते करते कुछ मिस्टेक हो सकती है, अगर आपको लग रहा है कहीं पे गलती हो रही है सर कैलकुलेशन में तो बता। तो बताओ 1,03,10,000 आ गया कि नहीं। अब इसके बाद हमें क्या लगाना है, सरचार्ज। क्या लगाना है इसके बाद, सरचार्ज। मैं यहां पे लिख देता हूं दोबारा, 1,03,10,000। अब इसके ऊपर सरचार्ज लगेगा। बोलो सरचार्ज का क्या रेट बताया गया। अगर तुम्हारी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तो 25% सरचार्ज, यस और नो। तो आपकी इनकम 3 करोड़ 50 लाख है, 5 करोड़ से तो कम है ना, तो 3 करोड़ 50 लाख है, इसलिए इस पे सरचार्ज का रेट क्या लगेगा, 25%। तो 25% लगा देते हैं बच्चों इस सरचार्ज इसके ऊपर, तो आ रहा है 1,03,10,000 पर 25% का सरचार्ज, विच इज 25,77,500। ओके, तो ये बना 1,28,87,500 प्लस हेल्थ एजुकेशन सेस जो कि 4% लगता है, तो इसी पर 4% लगा देते हैं। 4% आया 5,15,500। बच्चों मेरा टोटल कितना आया, 128,87,500 प्लस 515,500 इज इक्वल टू, यह आया 1,34,03,000। ये बन गई हमारी टैक्स लायबिलिटी। बोलो हाँ या ना, क्या बन गई हमारी टैक्स लायबिलिटी। कोई डाउट है तो बताओ। तो पहले सरचार्ज ऐड करना है, फिर सेस ऐड करना है, बस सिंपल, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट में एक और चर्चा कर लेते हैं, मार्जिनल रिलीफ। बच्चों नाउ व्हाट इज मार्जिनल रिलीफ, जब भी कभी डिफरेंस इन इनकम से ज्यादा डिफरेंस इन टैक्स हो, डिफरेंस इन इनकम से ज्यादा डिफरेंस इन टैक्स हो, ठीक है, तो वहां पे मार्जिनल रिलीफ की सिचुएशन बनती है। सर ये डिफरेंस क्या बोल रहे हो आप, बेटा बेस पॉइंट लेते हैं, जो भी लेस वाली ऐसी इनकम, बेस पॉइंट क्या लेंगे, उससे कंपेयर करेंगे जो इनकम पे या तो सरचार्ज लगता नहीं है या लोअर रेट पे लगता है, या सरचार्ज लगता नहीं है या लोअर रेट पे लगता है। क्या मेरी बात समझे, तो या तो लोअर रेट पे लगता है या लगता ही नहीं है। ऐसे केस में हम लोग कंपैरिजन करेंगे। आप लोग जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करके देख लेते हैं। आपकी इनकम 51 लाख है, मिस्टर जैन एज 66 ईयर्स है, तो बताओ कंप्यूट टैक्स निकालें। तो कैसे निकालेंगे टैक्स, अब बताओ। एज 66 ईयर्स है, तो ये स्लैब कौन सा लगने वाला है, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन वाला। तो बताओ क्या कहता है, पहले 3 लाख रुपए टैक्स क्या होगा, निल। फिर 3 लाख से लेकर 5 लाख, यानी अगले 2 लाख रुपए पर 5% विच इज इक्वल टू 10,000। बोलो हाँ या ना। फिर 5 लाख से लेकर 10 लाख, यानी अगले 5 लाख रुपए पर 20% का टैक्स विच इज 1 लाख रुपए। डन। बैलेंस कितना बच गया, 41 लाख। उस 41 लाख पे लगा दो 30% का टैक्स, 41 लाख पे लगा दो 30% का टैक्स, विच इज इक्वल टू 12,30,000। यहां तक सबको क्लियर है। तो मैंने 51 लाख पे टैक्स निकाल दिया है, तो यह आएगा 13,40,000, 13,40,000। इस तक कोई डाउट है, नहीं सर सब बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके ऊपर लगाएंगे सरचार्ज, क्योंकि आपकी इनकम 50 लाख क्रॉस कर गई है, तो आपको पे करना पड़ेगा सरचार्ज। बोलो 50 लाख से ऊपर पे सरचार्ज का रेट क्या है, 10%, तो 10% लगा देंगे। बताओ लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। तो एट द रेट ऑफ 10% लगाया, तो ये आया 134,000, है ना। 1340 प्लस 134,000 विच इज इक्वल टू 14,74,000। क्या यहां तक सबको क्लियर है, क्या यहां तक सबको क्लियर है। अब हमें यहां पर चेक करना चाहिए कि अगर मेरी इनकम 50 लाख होती, क्योंकि 50 लाख आखिरी इनकम है जिसपे सरचार्ज ही नहीं लगता,
या लोअर रेट वाला लगे या सरचार्ज लगे ही ना। तो अगर मैं देख रहा हूं कि 50 लाख से ऊपर होने पर कितना लग रहा है, 10% लग रहा है, 50 लाख पे कितना है, 50 लाख पे 0 है, सरचार्ज ही नहीं है, हाँ या ना। तो ऐसे केस में हम लोगों को कंपेयर करना होगा कि अगर मेरी इनकम, इफ टोटल इनकम इज ₹50 लाख, तो मुझे सरचार्ज चेक करना पड़ेगा कितना, टैक्स देखना पड़ेगा कितना बनेगा। सो पहले इस वाले केस में पहले 3 लाख रुपए, क्योंकि हम लोग सीनियर सिटीजन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं ना, 3 लाख पे 0, फिर इसके बाद 3 लाख से लेके 5 लाख, अगले 2 लाख रुपए, इस पे 5% विच इज इक्वल टू 10,000, है कि नहीं। फिर 5 लाख से लेके 10 लाख, यानी अगले 5 लाख रुपए पर 20% विच इज 1 लाख रुपए। बोलो, ये हो गए 10 लाख रुपए। मेरी इनकम बैलेंस जो बच गई वो बच गई 40 लाख रुपए। उस 40 लाख रुपए पर 30% का टैक्स लगा दो, कितना आया, 12 लाख रुपए। तो भाई ये तो आ गया मेरा टोटल, देखा जाए तो ये बना 13,10,000। अब जरा कंपेयर करने वाली बात आ गई है, क्योंकि इस पे रिबेट नहीं है, नो रिबेट, ओ सॉरी नो सरचार्ज, 50 लाख का है ना, सरचार्ज नहीं लगेगा। अब यहां कंपेयर करने वाली बात आ गई है कि अगर मेरी इनकम 50 लाख 51 लाख थी, 51 लाख थी, तो मेरा टैक्स कितना आया, 14,74,000। बट अगर मेरी इनकम 50 लाख है तो टैक्स कितना आ रहा है, 13,10,000। क्या यहां तक क्लियर है बच्चों? क्या इनकम कितने से बढ़ी, इनकम कितने से बढ़ी, ये वर्किंग करके दिखानी पड़ेगी। डिफरेंस इन इनकम, ये देखो, डिफरेंस इन इनकम, इनकम मात्र 1 लाख रुपए से बढ़ी है कि नहीं? 50 से ज्यादा 1 लाख ही तो है। और टैक्स अगर हम लोग देखें, टैक्स अगर हम लोग देखें तो कितना ज्यादा बढ़ गया बताओ, 13,10,000 50 लाख पर था। बट अगर आपकी इनकम 51 लाख रुपीस होती तो आपका टैक्स 1474 है। तो 1474 माइनस 1310 विच इज इक्वल टू 1,64,000। सो टैक्स कितना ज्यादा पे कर रहे हैं, 1,64,000। भाई कमाया 1 लाख, टैक्स 164, कोई लॉजिक नहीं है ना। इसीलिए हमें इन दोनों के डिफरेंस का एमआर मिलता है दोस्तों। क्या मिलता है, एमआर। तो बता दो मार्जिनल रिलीफ कितने का मिलेगा, 64,000 का। कितने का मिलेगा, 64,000 का। तो ये मार्जिनल रिलीफ हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे, बस एमआर। तो मेरा जो टैक्स आया वो आया 14,10,000। इसमें हम ऐड कर देंगे सेस, जो कि 4% लगेगा, 56,400। तो ये आया टोटल टैक्स लायबिलिटी 14,66,400। क्या यहां तक सबको क्लियर है? खत्म, यहां तक सबको क्लियर है। बस इस प्रकार में निकालना है। ये मार्जिनल रिलीफ की कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए कैसे करनी होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मार्जिनल रिलीफ की कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। डन एवरीवन। अब एक क्वेश्चन नंबर 7 भी मैं करके दिखा रहा हूं, 1 मिनट के लिए सारे बच्चे 7 क्वेश्चन पे देखेंगे। मिसेस वीना, जिनकी एज 52 ईयर्स है, टोटल इनकम 5 करोड़ 5 लाख है। अरे 5 करोड़ से ज्यादा है, तो क्या यहां एमआर का कॉन्सेप्ट आता है? बच्चों मैं कहता हूं, मैंने कहा अगर मेरी 5 करोड़ 5 लाख है तो क्या यहां पे सरचार्ज कितना रेट लग रहा होगा, ये बात बता दो। सरचार्ज लग रहा होगा 37%। हाँ सर 37% लग रहा होगा, सरचार्ज 37% लग रहा होगा। बट अगर 5 करोड़ होता तो बोलो, क्या 5 करोड़ वो आखिरी इनकम है जिसपे सरचार्ज का रेट 25% लग रहा होगा? यस। इसी वजह से हम कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं? कंपैरिजन। तो बच्चों अगर मेरी इनकम 5 करोड़ 5 लाख है, पहले 5 करोड़ होती तो टैक्स कितना बनता, आता ना फर्क। तो अब हम लोग को कंपैरिजन यहां पे 5 करोड़ से करना है। तो मैं क्या करता हूं, यहीं पे बना देता हूं। अगर मेरी टोटल इनकम 5 करोड़ होती तो कितना टैक्स होता, और अगर मेरी टोटल इनकम आज 5 करोड़ 5 लाख है तो कितना टैक्स होगा। 5 करोड़ इनकम है तो टैक्स कितना होगा,
बताओ पहले तो ये बता दो, ये स्लैब कौन सा लगाओगे? सी नॉर्मल वाला, नॉर्मल वाला लगा दो। पहले 2.5 लाख रुपए पर टैक्स क्या है? 0। फिर 2.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख, यानी अगले 2.5 लाख रुपए पर 5%, विच इज 12,500। फिर 5 लाख से लेकर 10 लाख, यानी अगले 5 लाख रुपए पर 20%, यानी 1 लाख रुपए। बोलो ये कितने हो गए? 10 लाख रुपए हो गए। बैलेंस कितना बच गया? 4,90,00,000। इस पे 30%। ये आ गया 1,47,00,000। टोटल हो गया 1,48,12,500। बोलो हाँ या ना? बट क्योंकि इनकम 5 करोड़ है ना, इस पे भी सरचार्ज लगा होगा। सरचार्ज लगा होगा कितना? एट द रेट ऑफ कितना लगा होगा? 25%। 25%, तो 148,12,500 का 25%, यह आएगा 37,03,125। 148,12,500 प्लस 37,03,125, which is equal to 1,85,15,625। अब जरा 5 करोड़ 5 लाख पे टैक्स निकाल के देख लेते हैं कि पहले 2.5 लाख रुपए पर तो 0 हो गया, फिर 2.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए, यानी अगले 2.5 लाख रुपए पे 5%, विच इज 12,500। फिर 5 लाख से लेकर 10 लाख, यानी अगले 5 लाख रुपए पर 20%, यानी 1 लाख। बैलेंस कितना बचा? 4,95,00,000 पे 30%, 495। यह आया 1,48,50,000। यह आया। अब जरा टोटल कर दो, 1,48,50,000 प्लस 1,12,500, यह आ गया 1,49,62,500 प्लस सरचार्ज। अब यहां पर सरचार्ज का रेट आप कितना लगाओगे? क्योंकि 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37% लगाओगे, तो इसमें 37% करो। यह आया 55,36,125। बोलो अब ये टोटल कर दो, 149,62,500 प्लस 55,36,125, विच इज इक्वल टू 2,04,98,625। बताओ दोस्तों, ये आया कि नहीं? अब आप चेक करो, अगर इनकम 5 करोड़ थी तो ये टैक्स है, 5 करोड़ 5 लाख आ गया तो कितना टैक्स, कितनी इनकम बढ़ गई? 5 लाख रुपए से बढ़ गई। क्योंकि इनकम 5 लाख से बढ़ गई तो भाई टैक्स ज्यादा से ज्यादा कितना बढ़ना चाहिए था? ज्यादा से ज्यादा 5 लाख बढ़ना चाहिए था। बट टैक्स आप देखोगे ना तो जमीन और आसमान का फर्क है। कितने से टैक्स बढ़ गया जरा देखो, 2 करोड़ 4 लाख, 2 करोड़ 4 लाख 98,625 माइनस 1,85,15,625। भाई साहब 19,83,000, इतने रुपए का टैक्स में फर्क आ गया और इनकम सिर्फ 5 लाख बढ़ी है। तो क्या हमें एमआर मिलेगा? यस यस दोस्तों, एमआर मिलेगा, मार्जिनल रिलीफ। आपको मैंने बताया था मार्जिनल रिलीफ कब आता है? जब डिफरेंस इन टैक्स क्या हो, ज्यादा हो डिफरेंस इन इनकम से, है ना ये वाली सिचुएशन। तो डिफरेंस इन टैक्स कितना आया? कितना आया? 1,98,3,000 माइनस डिफरेंस इन इनकम, ये कितना आया? ये कितना आया डिफरेंस इन इनकम? डिफरेंस इन इनकम आया 5 लाख, 5 लाख रुपए का था ना इनकम डिफरेंस। हाँ तो भाई ज्यादा से ज्यादा तो इतना ही टैक्स होना चाहिए था। तो 14,83,000 का हमें क्या मिल जाएगा? एमआर। तो मैं ये अमाउंट इसमें से माइनस करने वाला हूं। एमआर कितना? 14,83,000। दोस्तों ये माइनस करने के बाद 2,04,98,625 माइनस 14,83,000 इज इक्वल टू, ये आया
1,90,15,625। अब इसके बाद आप लगा दो सेस जो कि है 4% और सेस है 190,15,625 का 4%, 7,60,625। ये आया टोटल टैक्स लायबिलिटी 197,76,250। ये हमारी आ गई टैक्स लायबिलिटी। बताओ सबकी आ रही है कि नहीं? सबकी आ रही है या नहीं? ठीक है, तो आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। अगर इनकम 5 करोड़ थी, 5 करोड़ 5 लाख हुई तो कैसे करना है, तो ये आप लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नए रिजीम में बढ़ गए तो ओल्ड रिजीम खत्म। ये है ओल्ड रिजीम, कैलकुलेशन भी सिखा दी, मार्जिनल लीव भी सिखा दिया। अब मैं बढ़ता हूं आगे, नए रिजीम। नए रिजीम सेक्शन नंबर है 115 बीएसी। 115 बीएससी सेक्शन के अंदर दिस स्लैब इज फॉर एवरी इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई एजेपी। किसी के लिए कुछ अलग नहीं है, सबके लिए एक ही स्लैब है। और स्लैब क्या है नए रिजीम में? 3 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगेगा, 3 से लेकर 7 लाख पर 5%। तो जो बच्चों ने दिसंबर या फिर नवंबर एग्जाम दिए थे ना, उन बच्चों ने जो स्लैब पढ़ा होगा वो 3 से 6 पढ़ा होगा। अब हो गया 3 से 7, 3 से 7 पर 5%, 7 लाख से लेकर 10 लाख पर 10%, 10 लाख से 12 पे 15, 12 से 15 पे 20 और अबव 15 पे 30। तो 115 बीएससी आपका टैक्स रेट कहता है 3 लाख तक 0, 3 से 7 पे 5, 7 से 10 पे 10, 10 से 12 पे 15, 12 से 15 पे 20 और अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा होती है तो 30%। क्या यहां तक सबको क्लियर है? प्लस सेस तो लगना ही है कि नहीं? अच्छा, ये कोई कैटेगरी नहीं है, सुपर सीनियर सीनियर सबके लिए सेम, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट में भी सेम। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। 7 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। 8th क्वेश्चन, मिस जैस्मिन जिसकी एज 29 ईयर्स है, टोटल इनकम 18 लाख है, इनका टैक्स निकालना है। अच्छा मैंने लिखना भूल गया, एज पर न्यू रिजीम। आप लोग जानते हैं न्यू रिजीम डिफॉल्ट रिजीम होती है। यस, गवर्नमेंट ने कहा है कि न्यू रिजीम को डिफॉल्ट रिजीम माने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब हम आईटीआर भरेंगे तो आपको इसी रिजीम के हिसाब से कैलकुलेशन करनी होगी। इज दैट क्लियर? 18 लाख रुपए की इनकम है, टैक्स निकालो, तो निकालते हैं। बताओ क्या है सॉल्यूशन? पहले 3 लाख रुपए पर टैक्स है निल, फिर 3 से लेकर 7 लाख यानी अगले 4 लाख रुपए पर 5% विच इज 20,000, फिर 7 लाख से लेकर 10 लाख यानी अगले 3 लाख रुपए पर कितना? 10%, 30,000 है ना। फिर 10 लाख से लेकर 12 लाख यानी अगले 2 लाख रुपए पर 15%, कितना आया? 30,000 अगेन। फिर 12 लाख से लेकर 15 लाख यानी अगले 3 लाख पे 20% विच इज 60,000। इतना निकाल दिया। अब आप बताओ ये आपकी कितना इनकम बन गई? 15 लाख रुपए बन गई कि नहीं? 15 लाख पे आपने निकाल दिया, बट आपकी इनकम तो 18 लाख है। तो बैलेंस जितना बच गया, कितना बच गया? 3 लाख रुपए, उस पर लगेगा 30% विच इज 90,000। तो टोटल कितना हो गया ये? 20,000 प्लस 30,000 प्लस 30,000 प्लस 60,000 प्लस 90,000, दिस इज 2,30,000। कितना बन गया? 2,30,000 प्लस सेस लगा देंगे 4% का, तो ये बन गया 9,200 का सेस ऐड कर दो तो ये बन गया 2,39,200। दैट्स इट। ये हमारी आ गई टैक्स लायबिलिटी। समझ में आया कि नहीं? ये आ गई हमारी टैक्स लायबिलिटी 2,39,200। न्यू रिजीम, ओल्ड रिजीम। तो मैं न्यू रिजीम के अंदर और डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो हमें चैप्टर वाइज पढ़ना है। तो नए रिजीम के अंदर बस सिर्फ फर्क ये होता है दोस्तों कि नए रिजीम के अंदर आपको कुछ एग्जेम्पशंस हैं, कुछ डिडक्शंस हैं, मैक्सिमम डिडक्शंस हैं, मैक्सिमम एग्जेम्पशंस हैं जो आपको नहीं मिलती। तो नहीं मिलने की वजह से आपका ओल्ड रिजीम की जो टोटल इनकम होगी
और जो नए रिजीम में टोटल इनकम होगी उसमें हमेशा फर्क होगा। ठीक है, वो सेम कभी हो ही नहीं सकता। सेम तभी हो सकता है जब एग्जेम्पशन डिडक्शन ना ली हो, ओल्ड रिजीम में भी ना ली हो, तभी हो सकता है। अदरवाइज दोनों की टोटल इनकम अलग अलग होगी। ओल्ड रिजीम में टोटल इनकम अलग आ रही होगी, यानी कम आ रही होगी, और उसका टैक्स रेट है वो वाला जो हम लोगों ने पढ़ा। नए रिजीम के अंदर टोटल इनकम ज्यादा आ रही होगी बट टैक्स रेट कम वाले हैं, तो आपको यह फायदा हो जाता है। क्या यहां तक सबको क्लियर है? आओ दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूं। ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये वाला पार्ट थोड़ा सा स्पेस ज्यादा बच गया, मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस बचाया हुआ था कि मैंने कहा शायद कई कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना आ जाए। रिबेट अंडर सेक्शन 87 है। हाँ बस ये पीडीएफ में आपको बस जैसी वीडियो खत्म होने वाली है मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। रिबेट अंडर सेक्शन 87 है। बच्चों नए रिजीम में रिबेट कितनी है? कह रहा है हर वो रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसकी टोटल इनकम 7 लाख रुपए तक होती है उसको 25,000 रुपए तक की रिबेट है। हर रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसकी टोटल इनकम 7 लाख रुपए तक है उसको 25,000 रुपए की रिबेट है। सो ओल्ड रिजीम में 5 लाख, नए रिजीम में 7 लाख। मतलब ये समझ लो 7 लाख तक टैक्स नहीं है, 7 लाख तक टैक्स नहीं है। अच्छा, इसके अंदर एक खासियत है दोस्तों, ही कैन ऑल्सो क्लेम मार्जिनल रिलीफ, ही कैन ऑल्सो क्लेम मार्जिनल रिलीफ व्हेन इनकम ऑफ द इंडिविजुअल इज इन मार्जिन ऑफ ₹7 लाख। क्या मतलब है? अगर तुम 7 लाख के आसपास हो ना तो यहां पे तुम्हें मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। ऐसा रिबेट ओल्ड रिजीम के अंदर कुछ नहीं है। नए रिजीम के अंदर 7 लाख वालों को तो टैक्स जीरो है ही है, बट 7 लाख से अगर तुम ऊपर जाते हो तब भी तुम्हें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं 7 लाख के ऊपर जाने पर भी, और उसको बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। क्या बोलते हैं उसको? मार्जिनल रिलीफ। यहां पर भी मार्जिनल रिलीफ है। आओ एक क्वेश्चन के जरिए आपको यह बात बता देते हैं। आओ क्वेश्चन नंबर है 9। मैंने कहा मिस्टर सिंह जिनकी एज 51 ईयर्स है, रेजिडेंट है, टोटल इनकम 7,03,000 है। सर 7,03,000 है तो रिबेट नहीं मिलेगा। सिंपल, बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, रिबेट नहीं मिलेगा। आओ जरा चेक करें 7,03,000 वाले के टैक्स कितना बनता है। तो अगर मैं नए रिजीम के हिसाब से चलूं तो पहले 3 लाख रुपए पर तो टैक्स जीरो है, फिर 3 से लेकर 7 लाख पर यानी अगले 4 लाख रुपए पर कितना टैक्स है? 5%, विच इज 20,000। बोलो, फिर 3,000 रुपए बच गए ना? कितने बच गए? 3,000। इस 3,000 रुपए पर कितना है? 10%, विच इज 300 रुपए। टोटल मिला के कितना है? 20,300 रुपए। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है कि नहीं? अब समझो गवर्नमेंट ने यहां मार्जिनल रिलीफ देने का क्या मतलब है। यहां पे मार्जिनल रिलीफ देने का मतलब यह है कि एज्यूमिंग टोटल इनकम एज 7 लाख, अगर इनकी इनकम 7 लाख होती तो सारे बच्चे बताओ टैक्स कितना होता? क्या ये बंदा टैक्स 7 लाख रुपए होती? यही कर लो ना, 3 लाख पर जीरो, 4 लाख पर 5%, 20,000 रुपए होता तो टैक्स का जीरो नहीं हो जाता ये? बोलो, तो क्या मैं कह सकता हूं टैक्स जीरो हो जाता? बिल्कुल सर। यानी 7 लाख है तो टैक्स जीरो है, बट जैसे ही 3,000 रुपए बढ़ गया तो टैक्स तो 20,300 हो गया। बहुत ज्यादा फर्क है। बोलो हाँ या ना? इसी रीजन से दोस्तों यहां पर भी मिलेगा मार्जिनल रिलीफ। अच्छा, क्योंकि 7 लाख रुपए की इनकम है तो टैक्स है जीरो, बट 7 लाख 3,000 हुआ तो टैक्स कितना हो गया? तो टैक्स हो गया 20,300 रुपए। अभी हम सेस को इग्नोर कर रहे हैं। तो कितने रुपए से इनकम बढ़ी? सिर्फ मात्र 3,000 रुपए से इनकम बढ़ी, और टैक्स कितना बढ़ गया? 20,300 बढ़ गया। तो बच्चों क्या ये डिफरेंस इन टैक्स ज्यादा नहीं है डिफरेंस इन इनकम से? यस दोस्तों, इस वजह से हमें मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, यानी 20,300 माइनस 3,000। आपको पता है एमआर कितना मिलेगा? आपको एमआर मिलेगा 17,300 रुपए का। ठीक है, 3,000 रुपए माइनस करने के बाद एमआर मिलेगा 17,300। तो यहां पर हम एमआर माइनस करेंगे 17,300 और मेरा टैक्स बनेगा कितना? 3,000। कितना टैक्स बनेगा? 3,000। इज दैट क्लियर एवरीवन? और फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे सेस विच इज 4%। कितना हो गया? 120। तो कुल मिला के हो गया 3,120 रुपए मेरी टैक्स लायबिलिटी। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? तो आप लोग टैक्स अगर 20,300 लिख रहे थे ना तो वो गलत हो जाता आपका आंसर। आपको मार्जिनल रिलीफ यहां पर भी कैलकुलेट करने का ऑप्शन दिया जाता है।
याद रहे, ठीक है। हम लोग कर चुके हैं, हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं, प्रैक्टिस सेशन है ये दोस्तों। फुल रेगुलर क्लासेस के अंदर मैंने काफी एग्जांपल्स देता हूं, क्योंकि हम ये फास्ट ट्रैक कर रहे हैं, तो मैं बस फटाफट कराऊंगा, आगे बढ़ूंगा। नाउ एवरीवन, सरचार्ज एडिशनल टैक्स की अगर हम बात करें, नए रिजीम में सरचार्ज जो है वो भी लगता है। नए रिजीम में जो सरचार्ज लगता है वो मैक्सिमम 25% लगता है। कहता है अगर इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो 10%, 1 करोड़ से ज्यादा है तो 15%, और 2 करोड़ से ज्यादा है तो 25%, खत्म। यानी 37% वाला कोई सरचार्ज रेट नहीं है। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। मार्जिनल रिलीफ सिमिलरली एप्लीकेबल एज इज कैलकुलेटेड इन ओल्ड रिजीम। तो क्या इसका कोई क्वेश्चन करने की जरूरत है? ठीक है, वैसे तो जरूरत नहीं है, बट स्टिल आप कहते हो एक क्वेश्चन इसका भी कर देते हैं मार्जिनल रिलीफ के साथ, ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर प्रसाद जिनकी उम्र 60 ईयर्स है, रेजिडेंट है। अगेन टोटल इनकम 3 लाख रुपए वाला। अच्छा, ये तो 60 ईयर से क्या फर्क पड़ता है, नया रिजीम चल रहा है ना, तो बताओ। अच्छा, हमेशा समझो, क्या यहां पर ये 1 करोड़ के आसपास है? यस, हमें ना वर्किंग कर लेनी चाहिए कि अगर इनकम 1 करोड़ होती तो टैक्स कितना होता, बताओ। और अभी इनकम कितनी है? टोटल इनकम अभी है 1 करोड़ 2 लाख, तो मेरा टैक्स कितना होगा? टोटल इनकम 1 करोड़ होती तो मेरा टैक्स कितना होता, और अगर टोटल इनकम 1 करोड़ 2 लाख हो गई तो अब टैक्स कितना होगा? तो जरा चेक करते हैं। पहले 3 लाख रुपए पर तो टैक्स हो गया 0, फिर अगले 3 लाख से लेकर 7 लाख यानी अगले 4 लाख रुपए पर 5% विच इज 20,000, फिर 7 लाख से लेकर 10 लाख यानी अगले 3 लाख रुपए पर 10% विच इज 30,000, फिर 10 लाख से लेकर 12 लाख यानी अगले 2 लाख रुपए पर 15% विच इज 30,000, फिर 12 से 15 यानी अगले 3 लाख रुपए पर कितना बना भाई? 20%, ये बना 60,000, है ना। अब 15 लाख रुपए हो गए ना, ये 12, 10, 12, 15, तो बैलेंस कितना बच गया? बैलेंस बच गया बच्चों, बैलेंस बच गया 85 लाख। इस 85 लाख पे 30% कर दो, 2550, 2550, टोटल कितना आया? 20,000, 30,000, 30,000, 60,000, 2550, यह आया 2690, यह आया 2690। डन। अब मुझे एक बात बताओ, 1 करोड़ रुपए पे ये है, बट 1 करोड़ पे सरचार्ज भी तो लगा होगा। हाँ बिल्कुल लगा होगा सर। सर आपने जब 50 लाख का किया था ना, तब सरचार्ज नहीं लगाया था। हाँ, तो 50 लाख पे सरचार्ज होता ही नहीं, 1 करोड़ पे सरचार्ज होता है, तो सरचार्ज तो लगेगा सर। बट सरचार्ज लगाने की क्या जरूरत है? सरचार्ज लगाने के लिए इससे जरूरत है क्योंकि यहां पे कंपैरिजन ही उस चीज का है कि इस वाले में सरचार्ज का रेट कितना है, 10%, बट 1 करोड़ से ऊपर होने पर कितना है, 15%। यही तो फर्क है। तो सरचार्ज तो लगा के देखना ही पड़ेगा। 10% लगाओ, 2,69,000 आ गया। तो ये देखें तो ये मेरा टैक्स बना 2690 प्लस 2,69,000 विच इज 29,59,000। सेस तो अभी मैंने ऐड ही नहीं किया इसमें। अब जरा चेक करें, अगर मेरी इनकम 1 करोड़ 2 लाख होती तो पहले 3 लाख रुपए पर तो टैक्स क्या होता? 0, फिर अगले 4 लाख रुपए पर 5% यानी 20,000, फिर अगले 3 लाख रुपए पर है ना 15%, सॉरी पहले 3 लाख 10% 30,000, फिर अगले 2 लाख रुपए पर 15% 30,000, फिर अगले 5 लाख रुपए पर 20% 60, सॉरी 5 लाख कहां से आ गया, 3 लाख, अगले 3 लाख रुपए पर 60%, 20% 60,000, और बैलेंस 87 लाख, है ना 30%, 87 लाख पर 30%, 2610, 2610, 20, 30, 30, 60, तो ये बना 2750। यहां तक तो ठीक है। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम वहां है जहां पे सरचार्ज आ जाए। सरचार्ज का रेट लग गया 15%, क्योंकि 1 करोड़ 2 लाख रहे, तो इसी पर 15% कर दो, विच इज 4,12,500,
and total is equal to 2750 plus 412500 which is 3162,500। बच्चों इनकम कितने से बढ़ गई? 2 लाख रुपए से ही तो बढ़ी है। कितने से बढ़ी है? 2 लाख रुपए से। बट टैक्स अगर हम लोग देखें तो शायद ज्यादा बढ़ गया है। चेक कर लेते हैं। 3162,500 माइनस 29,59,000 यस 2,03,500 थोड़ा सा ही फर्क है। दोस्तों क्या एमआर मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि डिफरेंस इन टैक्स कितना है? डिफरेंस इन टैक्स कितना है? डिफरेंस इन टैक्स है 2,03,500 और डिफरेंस इन इनकम कितनी है? डिफरेंस इन इनकम कितनी है? वो है 2 लाख। तो दोस्तों एमआर कितना मिलेगा? 3,500 रुपए। एमआर कितना मिलेगा? 3,500 रुपए। इज दैट क्लियर? मैं इसमें से ये माइनस कर दूंगा 3,500 और मेरा टैक्स बन के आएगा 31,62,500 माइनस 3,500 विच इज 31,59,000 प्लस सेस 4% का लगा देंगे इसके ऊपर 1,26,360 टोटल 32,85,360 आ गया मेरा टैक्स। यस और नो? ये मेरा आ गया टैक्स। लो जी, और क्या चाहिए आपको? हर तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी है मैंने, ठीक है? तो ये आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। सरचार्ज का रेट बस अलग है, बाकी सब कुछ तो सेम ही होता है और इनकम थोड़ी सी फर्क है, बस सरचार्ज अलग। अब डिफरेंस इन टैक्स ज्यादा है, डिफरेंस इन इनकम। अगर दोनों बराबर होते हैं एमआर मिलता ही नहीं है ना, तो यहां पर एमआर मिल गया 3500 रुपए का। डन, खत्म। स्लैब रेट खत्म। स्लैब रेट में एक और पार्ट है, वो मैंने यहां लिख दिया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का है। ये भी एक स्लैब रेट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी समझते हैं ना? पहले 10,000 रुपए तक जीरो, पहले 10,000 रुपए तो 10% टैक्स है कोऑपरेटिव सोसाइटी पे, फिर अगले 10,000 रुपए पर 20%, बैलेंस पे 30%। खत्म। 10,000 10,000 और फिर बैलेंस पे 30, है ना? सपोज 1 लाख रुपए की इनकम होती, अगर 1 लाख रुपए की इनकम होती तो 10,000 रुपए पर 10% कितना होता? 1,000। अगले 10,000 रुपए के ऊपर 20% कितना होता? 2,000। और बैलेंस 80,000 रुपए पर टैक्स कितना होता? 30%, 24,000। टोटल कितना हो गया? 27,000 प्लस सेस ऐड कर देते हैं हम 4% विच इज 27,000 पे 4% इज 1080। तो ये टोटल होता 28,080 रुपीज। क्या ये बात क्लियर है? सरचार्ज का रेट दोस्तों, सरचार्ज 7% लगता है अगर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है और 12% लगता है अगर इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है। ये सरचार्ज कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए सरचार्ज है, जो कि डोमेस्टिक कंपनी जैसा ही है। कंपनी में भी आप यही सरचार्ज पढ़ोगे सेम। 7% अगर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है और अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12%। ठीक है? अच्छा, बस बाकी सब कुछ सेम है, एमआर बिल्कुल सेम है, तो मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा। ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है यस दोस्तों, एक सेक्शन है 115 BAD। ठीक है? BAD जो है उसमें गवर्नमेंट ने कहा कि इनको एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन दिया जाता है, कुछ शर्तें हैं, अगर वो पूरी कर लो तो आप 22% का टैक्स दे सकते हो फ्लैट, प्लस सरचार्ज का रेट 10%, प्लस सेस तो है ही है। ठीक है? ऑल्टरनेटिव ऑप्शन एक और है मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए, सेक्शन 115 BAE, और इस पे टैक्स का रेट 15% है। ठीक है? और सरचार्ज का रेट 10% है, सेस तो है ही है। तो 115 BAD और BAE, अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे न्यू रिजीम, वो BSC था। ये है BAD और BAE, दोनों ही कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑल्टरनेटिव रिजीम्स है। दोनों ही कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑल्टरनेटिव रिजीम है। याद रहेगा ये टैक्स रेट 22 और 15। ठीक है जी, आगे आ जाओ। कंपनीज की बात करते हैं। कंपनीज में डोमेस्टिक कंपनी पे टैक्स का रेट है दोस्तों 30%। ठीक है? प्लस सेस 4%। ठीक है? बट अगर टर्नओवर 2022-23 में 400 करोड़ रुपए तक की होती है
कितने तरह की होती है? प्रीवियस ईयर 22-23 में 400 करोड़ होती है या उससे कम, तो ऐसे केस में टैक्स का रेट 25% लगेगा। कितना लगेगा? 25। वैसे 30 है, बट अगर ये कंडीशन पूरी होगी तो 25% लगाएंगे। समझ में आया कि नहीं? मान लो मेरी अगर टर्नओवर 300 करोड़ है 22-23 में, तो मेरे ऊपर टैक्स का रेट 25% लगेगा। कहानी समझ में आती है? ओके, बाकी सब कुछ ठीक है। ओके, सरचार्ज का रेट कितना है दोस्तों? 7% है अगर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, 12% है अगर इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है। यस और नो? मार्जिनल रिलीफ इज सिमिलरली एप्लीकेबल। बस और डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर भी एक ऑल्टरनेटिव रिजीम है, BAA और BAB। कितने हैं ऑल्टरनेटिव रिजीम? 2, एक BAA और BAB। BAA जो है उसमें है 22% का टैक्स रेट। कितना रेट है? 22 प्लस सरचार्ज प्लस सेस तो है ही है। अच्छा, कहां 30 और 25? अभी 22 की बात कर रहा है BAA। कंडीशंस पूरी करो, 22% टैक्स दो। अच्छा, BAB 15%, BAB 15%। क्या कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए भी हमने कुछ ऐसे ही रेट पढ़े? देखो यहां पर भी हमने कुछ ऐसे ही पढ़ा है, 22 और 15। क्या ये बात क्लियर है? BAD और BAE, और वहां पर है BAA और BAB। क्या ये बात याद रहेगी? आओ एक इसके ऊपर भी क्वेश्चन देख लेते हैं। XYZ एक प्राइवेट कंपनी है और इनकी टोटल इनकम 10 करोड़ 3 लाख है। टर्नओवर है 22-23 की 300 करोड़। कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी। अब भाई अगर 400 करोड़ से कम है तो सरचार्ज टैक्स का रेट तो क्लियर है, 25% है। ठीक है। अब एक और सवाल है, क्योंकि ये डोमेस्टिक कंपनी है, सरचार्ज का रेट देखना पड़ेगा। सरचार्ज का रेट है 12% क्योंकि 10 करोड़ से ज्यादा है। बट 10 करोड़ होता तो 7% लगता सर। हाँ, अब यहां प्रॉब्लम आ गई ना, तो इसलिए ऐसे केस में हमें फिर से कैलकुलेट करके चेक कर लेना चाहिए कि कहीं मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट तो नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे टोटल इनकम। अगर मेरी 10 करोड़ ही होती तो कितना टैक्स होता? अभी कितना है टोटल इनकम की? अगर मैं अभी बात करूं तो अभी टोटल इनकम कितना है? अभी टोटल इनकम है 10 करोड़ 3 लाख। ठीक है। अब अगर 10 करोड़ होता तो टैक्स कैसे निकालते हैं? पहले, सॉरी मैं अभी क्या बोल रहा हूं, स्लैब की बात कर रहा हूं। फ्लैट लगेगा ना इस पे तो, क्योंकि कंपनी हो। अच्छा, यह बात भी क्लियर कर दी है कि टैक्स का रेट कितना लगेगा? 25%, क्योंकि टर्नओवर 300 करोड़ है, 400 करोड़ से कम। तो इसलिए टैक्स का रेट लगा दो कितना? टैक्स का रेट लगा दो कितना? 25%। यस, तो ये बनेगा 2 करोड़ 50 लाख प्लस सरचार्ज। यस, सरचार्ज का रेट कितना? 7%। 7% लगा दो 2 करोड़ 50 लाख पर, तो यह आएगा 17,50,000। यह आ गया 2 करोड़ 67,50,000। अब चेक करो 10 करोड़ 3 लाख, जो इनकम एक्चुअल में ये वाली है, तो टैक्स का रेट 25%। यह आया 2 करोड़ 50 लाख 75,000 प्लस सरचार्ज कितना लगेगा इसमें? 12%। सरचार्ज कितना लगेगा? 12%। तो 250,75,000 पे 12%, विच इज 30,09,000। टोटल बना 250,75,000 प्लस 30,09,000 इज इक्वल टू 2 करोड़ 80 लाख 84,000। अब जरा चेक करो, मेरी इनकम 10 करोड़ थी तो टैक्स कितना? तो टैक्स इतना 2 करोड़ 67,50,000। 10 करोड़ 3 लाख हो गई तो मेरा टैक्स कितना बढ़ गया? बोलो, इतना बढ़ गया। तो चेक कर लेते हैं कितना बढ़ गया। 280,84,000 माइनस 267,50,000 विच इज 13,34,000। इतने का डिफरेंस आ गया दोस्तों। एमआर आप जानते हैं कैसे निकालते हैं, तो क्या एमआर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। माइनस करेंगे एमआर विच इज डिफरेंस इन टैक्स माइनस डिफरेंस इन इनकम विच इज 10,34,000। तो 10,34,000 का मैं क्या दे दूंगा? रिलीफ। रिलीफ इतना देने के बाद बच्चों मेरा कितना आया? 2 करोड़ 70 लाख, नहीं
2 करोड़ 70,50,000, 2 करोड़ 70,50,000 प्लस सेस ऐड कर दो 4%, तो ये आया 10,82,000। ये हमारा आ गया टैक्स 270,50 प्लस 10,82,000 विच इज इक्वल टू 2 करोड़ 81,32,000। क्या यहां तक सबको क्लियर है? खत्म, खत्म दोस्तों। तो ये था हमारा डोमेस्टिक कंपनी का कैसे एमआर अगर आ गया तो क्या करना होगा। तो मैंने आपको वो भी प्रैक्टिस करा दी, हम प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं, ठीक है ना? समझ में आया? तो बिल्कुल वैसे ही है, कॉन्सेप्ट तो सेम है। डिफरेंस इन टैक्स माइनस डिफरेंस इन इनकम। बोलो डिफरेंस इन टैक्स कितना था? डिफरेंस इन टैक्स था 34,000 और डिफरेंस इन इनकम के साथ माइनस कर दो, वो था 3 लाख। तो रिलीफ मिल गया 10,34,000। डन। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। फॉरेन कंपनी के ऊपर अमेंडमेंट है दोस्तों। पहले इसके ऊपर 40% का टैक्स रेट आपने सुना होगा, अभी 35% है। अभी कितना है? 35%। तो 35% का टैक्स है प्लस सेस 4%। सरचार्ज 2% अगर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, 5% अगर इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है। तो बिल्कुल वैसे ही है, 2% अगर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, 5% अगर 10 करोड़ से ज्यादा है। डोमेस्टिक कंपनी में 7% अगर 1 करोड़ से ज्यादा है और 12% अगर 10 करोड़ से ज्यादा है। यहां तक क्लियर है? एमआर वैसे ही करेंगे जैसे करते हैं। आ जाओ। फर्म की बात करें, फर्म का रेट है 30% प्लस सेस। सरचार्ज का रेट कितना है? 12% अगर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो। और लोकल अथॉरिटी की बात करें तो लोकल अथॉरिटी पर भी टैक्स का रेट 30% है और इन पर भी जो सरचार्ज है वो बिल्कुल सेम है, 12% अगर इनकम 1 करोड़ से क्या हो ज्यादा। कोऑपरेटिव सोसाइटी हमने पहले ही पढ़ लिया। खत्म। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, इसके एंड में मैं सिर्फ लास्ट में ये बताऊंगा कि दो ना सेक्शन है, सेक्शन 288A, ये सेक्शन होता है टोटल इनकम का राउंड ऑफ, टोटल इनकम राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 रुपी, टू द नियरेस्ट 10 रुपी। यानी अगर मेरी इनकम 8,05,484 है तो मैं इस 84 को राउंड ऑफ करूंगा तो ये बनेगा 8,05,480 रुपए टू द नियरेस्ट 10 रुपी। क्या मेरी बात समझ में आई? ये रूल है। 288A टोटल इनकम का राउंड ऑफ है और सेक्शन नंबर 288B टैक्स लायबिलिटी का राउंड ऑफ है। ठीक है, वही सेम टू द नियरेस्ट 10 रुपी। क्या ये बात क्लियर है? 288A और 288B। अगर आपको लास्ट में राउंड ऑफ नहीं आ रहा तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ये हमारा सेक्शन।